हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे टेस्ट नंबर 19 के ये जीएस फुल लेंथ का टेस्ट है, तो इसके क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ज्योग्राफी से रिलेटेड, और पहला पार्ट है कि ऋतुएं मुख्य रूप से पृथ्वी की कक्षा के दीर्घ वृत्ताकार आकार के कारण होती है, यानी कि एलिप्टिकल शेप के कारण होती है। अगर हम लोग बात करें सीजन्स की, तो सीजन का मूल कारण होता है कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है। अगर आप बेसिक एनसीईआरटी पे पढ़ोगे उसमें भी मिलेगा कि अर्थ की अपनी एक्सिस पे टिल्ट के कारण सीजन्स होती हैं। तभी हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर में कभी हमें ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है, कभी हमें कम टेम्परेचर देखने को मिलता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट की अगर हम लोग बात की जाए तो इलिप्टिकल ऑर्बिट से कितना फर्क पड़ता है? एपोजी पेरोजी लगभग 50 लाख किलोमीटर का फर्क पड़ता है, बट इससे सोलर रेडिएशंस पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो एक्सिस पे टिल्ट है उसके कारण कई बार कुछ पार्ट पे ज्यादा सनलाइट इंसिडेंट होती है और कुछ का पार्ट पे कम इंसिडेंस होती हैं। तो इसी के लिए हमें नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में अलग अलग समय पे समर और विंटर्स देखने को मिलता है। तो इसका कारण दीर्घवृत्ताकार पथ होना नहीं, अर्थ की अपनी धुरी पर झुका होना होता है। तो पहला ऑप्शन गलत है। जैसे ही आप पहले ऑप्शन को हटा दोगे, अब आपके पास दो ऑप्शन बचता है कि 2 and 3 या 3 ओनली, इसी में से है। अब देखो, द एक्चुअल टिल्ट ऑफ अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट इन अ डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, कि पूरे वर्ष उसका एक ही डायरेक्शन में बना रहता है, जो कि करेक्ट है कि अर्थ का एक्सिस जो है वो सेम डायरेक्शन में होता है टुवर्ड्स द पोल स्टार, तो ये भी करेक्ट है। और तीसरा जो पार्ट है कि एट द इक्वेटर डे एंड नाइट आर नियरली इक्वल ऑल अराउंड, कि पूरे वर्ष दिन और रात जो है वो लगभग बराबर होती है, तो ऑफकोर्स इक्वेटर पे लगभग बराबर ही होती है। तो केवल 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। टाइड्स इन द ओशन आर अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अर्थ रोटेशन। देखो, अब ये पहला स्टेटमेंट जो है आई थिंक आप जानकर सिंपली बता सकते हो कि ये जो है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन के कारण होता है, ना कि अर्थ के रोटेशन के कारण। तो पहला ऑप्शन तो सीधे तौर पे गलत हो गया। और दूसरा है कि अर्थ रोटेशन कॉजेज पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स अलोंग कोस्ट लाइन। तो जो पृथ्वी का घूर्णन तट रेखाओं के साथ समुद्र स्तर के आवधिक उतार चढ़ाव का कारण बनता है। तो ये पार्ट यहां पे करेक्ट है, दूसरा सही है। कथन 1 जो है वो सही नहीं है, लेकिन कथन 2 सही है। रैपिड इंक्रीज इन सुनामी वेव नियर द कोस्ट इज प्राइमरली ड्यू टू, जो तट के निकट सुनामी तरंगों की ऊंचाई में तीव्र वृद्धि की घटना मुख्यतः किस कारण से होती है? इंक्रीज इन विंड स्पीड, इसका कोई ऐसा रीजन नहीं है। ग्रेविटेशनल पुल, ऐसा भी कोई रीजन नहीं है। जो वेव स्पीड है उसमें कमी आती है और उसकी हाइट बढ़ जाती है, ये यहां पे इसका मूल कारण है कि महासागर की गहराई कम होने पर तरंग वेग में कमी हमें देखने को मिलती है। तो सी जो है वो इसका कारण है। तो जब स्पीड घट जाती है, इसकी जो कॉलम्स है वो बड़ी होने लगती है, कॉलम्स जो है वो और ज्यादा व्यापक होने लगती है, तब हमें ये रिडक्शन इन वेव स्पीड के कारण पानी का कॉलम बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण हमें सुनामी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे टाउन, रिवर और ट्रिब्यूटरीज को लेकर दिया हुआ है कि कौन इसमें से सही सा मैच है। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले पार्ट की गोदावरी, तो गोदावरी जो है वो सबसे एक प्रोमिनेंट नदी है। यहाँ पे एक नांदेड़ करके एक जगह है मराठावाड़ा रीजन में, और ये नॉर्थ बैंक ऑफ गोदावरी रिवर पे सिचुएटेड है। और सबरी जो है वो है इसकी एक प्रमुख ट्रिब्यूटरी भी है। तो पहला पार्ट तो यहां पे करेक्ट है। वहीं पे अगर शिप्रा नदी की बात करें तो शिप्रा नदी जो है, ठीक है, उस पे सिंदरी नदी नहीं है, ये दामोदर नदी पे है जो कि झारखंड में है। और जो शिप्रा नदी है, शिप्रा जो है उसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो है खान और गंभीर। तो ट्रिब्यूटरीज सही मैच है, बट सिंदरी ये दामोदर नदी पे है। फिर यहां पे कृष्णा और इसके सामने में जोंक लिखा हुआ है, तो आई थिंक ये तो आप जानकर ही बता सकते हो कि जोंक जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। अगर कारवर की बात करें तो वो काली रिवर पे है, और दूसरी बात जोंक की बात करें तो ये महानदी की है। तो यहां पे आप ट्रिब्यूटरी देखकर आप बता सकते हो कि महानदी की है। और ये जो कारवार है इसकी अगर हम लोग बात करें तो काली नदी पे है, कर्नाटका में। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गलत है, केवल एक यहां पे करेक्टली मैच है। अब यहां पे भारतीय रॉक सिस्टम के बारे में है, भारतीय चट्टानों के बारे में है। द रॉक्स ऑफ द विंध्यन सिस्टम आर द ओल्डेस्ट एंड प्राइमरी रॉक्स।
तो भारत में विंध्यन सिस्टम सबसे पुरानी नहीं है। अगर हम लोग बात की जाए तो जो आर्कियन सिस्टम है, आर्कियन सिस्टम के जो रॉक्स हैं वो सबसे पुरानी मानी जाती है, ना कि विंध्यन सिस्टम की। इन द रॉक्स ऑफ धारवाड़ सिस्टम फॉसिल्स आर जनरली नॉट फाउंड। तो जो धारवाड़ सिस्टम है उसमें जनरली हमें सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक्स देखने को मिलते हैं, डिपोजिशन सॉरी एरोजन से ये बने हैं। तो जनरली हमें ये देखने को मिलता है कि यहां पे इस केस में जो फॉसिल्स हैं वो नहीं पाए जाते, फॉसिल्स यहां पे मौजूद नहीं होते। तो ये सेकेंड ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। 90% ऑफ द कोल इन इंडिया इज फाउंड इन गोंडवाना रॉक सिस्टम। यहां पे लिखा हुआ है 90% से ज्यादा, मोर देन 90%, तो वो करेक्ट भी है। लगभग 97 से 98% गोंडवाना सिस्टम में पाई जाती हैं। तो ये सेकेंड और थर्ड यहां पे करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर होगा केवल 2। अब ग्लेशियर्स और उससे जो रिवर ओरिजिनेट होती है उसके बारे में है। अगर सियाचिन की बात की जाए तो सियाचिन से जो नुब्रा रिवर है वो यहां पे रिलीज होती है, जो कि करेक्ट है। तो नुब्रा तो करेक्ट है। लेकिन झेलम की बात करें, झेलम जो है वो वेरीनाग स्प्रिंग से होती है, जबकि जेमू जो है वो सिक्किम में है और तीस्ता का ये स्रोत है। अगर हम पिंडारी की बात करें तो पिंडारी से पिंडर नदी निकलती है, जो जाके मिलती है गंगा में या अलकनंदा में जाकर मिलती है। पिंडर जो है वो अलकनंदा में मिलती है। तो ये पिंडारी नदी से यमुना नहीं, यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, पिंडारी से नहीं। पिंडारी से पिंडर नदी का उद्भव होता है। तो सेकेंड और थर्ड यहां पे करेक्ट इनकरेक्ट है। पहला करेक्ट है, सियाचिन से नुब्रा नदी, नुब्रा वैली भी है। नुब्रा वैली के नॉर्थ में आपको सियाचिन ग्लेशियर भी है। फिर आप देखोगे यहां पे कि जेमू ग्लेशियर जो है वो तीस्ता के लिए काफी फेमस है। काफी कुछ 1-2 साल पहले 2023 में काफी फेमस भी हुआ था जेमू ग्लेशियर। और फिर यहां पे आप देखोगे झेलम के बारे में तो आप जानते हो, वेरीनाग स्प्रिंग। और वहीं पे पिंडारी की बात करें तो पिंडर नदी, यमुना की बात करें तो यमुनोत्री। तो यहां पे आंसर होगा केवल 1। समर्स आर हॉट एंड ह्यूमिड वाइल विंटर्स आर ड्राई एंड कूल। ग्रीष्म ऋतु गर्म और आर्द्र होती है, जबकि शीत में शुष्क और ठंडी होती है। वर्ष भर वर्षा अपेक्षाकृत समान रूप से होती है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। एनुअल प्रेसिपिटेशन 60 से 150 सेंटीमीटर। और क्लाइमेट जो है वो ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। बस ये जो एक स्टेटमेंट है इसी से आप पहचान सकते हो कि कौन से एरिया की बात की जा रही है। सब ट्रॉपिकल रेंज में, सब ट्रॉपिकल रेंज यानी कि भारत के ऊपर कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न साइड में जो क्लाइमेट टाइप पाया जाता है वो कौन सा होगा? इक्वेटोरियल तो हो नहीं सकता। मेडिटेरेनियन आपको मालूम है वेस्ट में होता है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ये हो नहीं सकता। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? चाइना टाइप क्लाइमेट। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे इसी में आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, सिर्फ आप चौथे ऑप्शन को देखो, फाउंड ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। भारत के ऊपर देखो कौन सा पार्ट है? चाइना का। चाइना टाइप क्लाइमेट उसके लिए फेमस भी है। उसके बाद आप कोई कॉन्टिनेंट देखो, हमारे पास कॉन्टिनेंट बचा कौन सा? मान लो हमारे पास एक पार्ट बचा अफ्रीका का, जो थोड़ा बहुत आप ईस्ट देख सकते हो। दूसरा पार्ट आप देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। यूरोप तो भारत से लगा हुआ, मतलब सॉरी एशिया से लगा हुआ ही है, तो इसका ईस्टर्न पार्ट का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। अब इस कंडीशन में आप देखोगे तो हमारे पास यही एक जोन है चाइना टाइप क्लाइमेट, जो इसका सही आंसर होगा। इट इज अ जियोलॉजिकली एक्टिव रीजन इन ईस्ट अफ्रीका। ये अफार ट्रायंगल के बारे में है। अफार ट्रायंगल जो कि न्यूज में भी था सेपरेशन के कारण, और यहीं पे आपने देखा कि इथियोपिया में वोल्केनो भी आया। तो अफार ट्रायंगल की बात करें तो ये एक भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है, बिल्कुल करेक्ट है। इन दिस रीजन द कोलिजन ऑफ न्यूबियन टेक्टोनिक प्लेट विद सोमालियन प्लेट क्रिएट फॉल्ट वैलीज एंड एक्टिव वोल्केनोज। अगर आपको मालूम हो कि इस जो ट्रायंगल है यहां पे डाइवर्जन हो रहा है, ये अपार्ट जा रहे हैं, एक दूसरे से अलग जा रहे हैं, ना कि कोलाइड कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि ये रिफ्ट जो है वो डाइवर्जन के कारण है, ना कि कोलिजन के कारण। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही है, केवल एक आंसर होगा। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि सवाना बायोम, सवाना की क्या क्या विशेषताएं हैं? आइसोलेटेड स्कैटर्ड ट्री, छिटपुट रूप से फैले हुए अलग थलग पेड़, बिल्कुल है। हाई प्रोन टू फायर, आपको मालूम ही है कि ग्रासलैंड्स में बहुत ज्यादा आग लगती है, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तीसरा, अ डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन, ये भी हमें देखने को मिलता है। लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम, ये गलत है। ये आप देखोगे एनसीईआरटी में भी आपको लिखा मिलेगा कि ताइगा जो है वो हमारा लार्जेस्ट बायोम है।
लार्जली कंसंट्रेटेड ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ये भी गलत होगा। क्यों? ये वेस्टर्न साइड में नहीं होता, ये मिडिल ऑफ कॉन्टिनेंट्स में होता है, तो इसलिए ये पार्ट यहां पे गलत है। तो 1, 2 और 3, केवल 3 यहां पे करेक्ट होगा। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, केनिया, ये सभी से इक्वेटर पास करती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार, इक्वेटर से कौन कौन से स्थान से पास करती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं, लाइक साउथ सूडान से लेकर बाकी क्षेत्र में भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। तो ये जो पांचों देश है वहां से होकर हमारी इक्वेटर क्रॉस करती है, तो इसका आंसर होगा सभी 5। अब यहां पे आइसोथर्म के बारे में है, आइसोथर्म मैप को लेकर। इस पे लास्ट ईयर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था आइसोथर्म्स को लेकर, और एनसीईआरटी में काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, पहला पार्ट है कि आइसोथर्म शिफ्ट नॉर्थवर्ड इन द नदर्न हेमिस्फेयर। आइसोथर्म जो है उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। दूसरा, क्यों खिसक जाती हैं? क्योंकि हमारे पास प्रेजेंस किस चीज का है? आइसोथर्म्स जो हैं, अगर हम इसकी बात करें तो जुलाई में, ठीक है, यहां पे जुलाई की बात भी हो रही है, फ्रॉम जुलाई आइसोथर्म। तो जुलाई में आपको मालूम है आईटीसीजेड ऊपर की ओर शिफ्ट होता है, आईटीसीजेड जैसे ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहा है, आइसोथर्म भी ऊपर की ओर शिफ्ट होता है। ओशियन shows higher temperature than continents at similar latitudes in southern hemisphere। जो जुलाई के समय में अगर हम लोग बात करें तो ओशियंस का टेम्परेचर हाइयर होगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा समय तक टेम्परेचर को रिटेन करने की क्षमता रखते हैं। ओशियंस देर से गर्म भी होते हैं, देर से ठंडे भी होते हैं, जबकि जो लैंड है वो जनरली जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, जल्दी गर्म भी हो जाएगा। तो जुलाई आइसोथर्म की बात की जा रही है, जुलाई आइसोथर्म मैप। तो जब सूर्य जो है वो इक्वेटर से क्रॉस करके आईटीसीजेड नॉर्थ एरिया में बन रहा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में बन रहा है, तो सदर्न हेमिस्फीयर के लैंड मास ठंडे हो जाएंगे, तो वहां पे जो आइसोथर्म है वो इक्वेटर की ओर होगा, और जो ओशियंस है वो गर्म रहेंगे, तो वहां पे साउथ की ओर रहेगा। तो बेसिकली आप देख सकते हो क्या बोला है कि ओशियन शोज हायर टेम्परेचर देन कॉन्टिनेंट्स एट सिमिलर लैटिट्यूड। तो मान लो अगर आप 20 डिग्री पे इवेलुएट करोगे तो 20 डिग्री साउथ पे जो लैंड मास है वो ठंडा होगा, लेकिन जो ओशन है वो रिलेटिवली गर्म होगा, क्योंकि ओशन देर से गर्म देर से ठंडा होता है। तो इसलिए आंसर होगा सी ऑप्शन, बोथ 1 और 2। मणिकरण, चुमाथंग, युमथांग और बकरेश्वर, इसमें से कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो हिमालयन रेंज में या हिमालय के पास में स्थित है? तो देखो, मणिकरण जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहुत ही ज्यादा फेमस है, आई थिंक आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा मणिकरण का। इसके अलावा चुमथांग जो है वो लद्दाख में लाई करता है। युमथांग की बात करें तो नॉर्थ सिक्किम में है। वहीं पे बकरेश्वर की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में है, पेनिनसुलर प्लेट्यू पे। तो बकरेश्वर जो है वो सिर्फ हमारा बंगाल में है, ये हमारा पार्ट जो है सिक्किम में, ये हमारा पार्ट है लद्दाख में, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। तो ये तीनों हिमालय के क्षेत्र हैं, 1, 2 और 3। इसमें से किसका किसका इस्तेमाल किया जाता है? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मापने के लिए, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। ठीक है, तो अगर आप रिक्टर स्केल की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड को मापता है, ये मैग्नीट्यूड को मापता है। और मर्केली और रोसिफेरल की बात करें तो इंटेंसिटी को मापता है। मर्केली और रोसिफेरल की बात करें तो ये इंटेंसिटी को मापता है, जबकि रिक्टर स्केल जो है वो क्वांटिटेटिव मेजर है अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड का, इंटेंसिटी का ये नहीं है। बाकी जो फुजिता स्केल है वो टोर्नाडो के लिए है, और सैफिर सिम्पसन स्केल जो है वो हरिकेन के लिए है। सैफिर सिम्पसन हरिकेन्स के लिए और ये टोर्नाडो के लिए। तो यहां पे आंसर होगा 4 और 5, तो ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। लानीना, लानीना वो कंडीशन है जब हमारे ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास में वार्म वाटर का अधिक कंसंट्रेशन हो। तो इट रिड्यूसेस रेनफॉल इन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, गलत होगा। जब लो टेम्परेचर जब हाई अमाउंट में वाटर का कंसंट्रेशन होगा तो लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर का मतलब यहां पे क्या होगी? बारिश होगी। तो जब ला नीना कंडीशन बनेगा तो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में हमें बारिश देखने को मिलेगा। तो हेंस पहला ऑप्शन गलत है। ला नीना से भारत में जो रेनफॉल है वो बढ़ता है, ऑफ कोर्स आपको मालूम है। अल नीनो में कम होता है, ला नीना में बढ़ता है। इससे साउथ अमेरिकन कंट्रीज पेरू और इक्वाडोर में
हेवी रेनफॉल या हेवी फ्लड होते हैं, बिल्कुल गलत। इससे यहां पे सूखा पड़ेगा। जब ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर है तो साउथ अमेरिका में हाई प्रेशर होगा। जब हाई प्रेशर होगा तो वहां पे बारिश नहीं होगी, सूखे की संभावना होगी। वहीं पे जब अल नीनो होता है तो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में सूखा और साउथ अमेरिका में फ्लड की सिचुएशन। भारत में भी जो रेनफॉल है वो कम हो जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा वाला ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर होगा ए ऑप्शन। हायर इथेनॉल ब्लेंडिंग लेवल्स, ठीक है। अब ये 3 स्टेटमेंट वाला है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपको मालूम ही है कि इसमें करेक्ट होता है, ठीक है। यहां पे पहला पोर्शन पूछ रहा है कि हाई इथेनॉल ब्लेंडिंग से इंप्रूव्ड एयर क्वालिटी होगी अर्बन एरियाज में। आपको मालूम है पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल से निकलने वाला जो ग्रीन हाउस गैस है वो रिलेटिवली कम होगा। या एक तो पहली बात, ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, सल्फर का एमिशन कम होगा, नाइट्रोजन का एमिशन कम होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगा बट नाइट्रोजन और सल्फर का एमिशन कम होगा, जिससे हमारी जो अर्बन एयर क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी। दूसरा पार्ट कहता है इथेनॉल ब्लेंडिंग रिड्यूसेस एमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम पेट्रोल व्हीकल। ये भी यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये इसमें कम होगा क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट होता है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो दूसरा ऑप्शन सही भी है, पहले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इथेनॉल कंबशन डज नॉट रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स अंडर हाई टेम्परेचर कंडीशन। नहीं, इथेनॉल कंबशन में अगर बहुत ही हाई टेम्परेचर कंडीशन होगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहां पे बहुत ऐसा नहीं कि बहुत हाई अमाउंट में होगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पे जनरली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा इथेनॉल कंबशन से। तो ये सेकंड ऑप्शन, थर्ड जो ऑप्शन है वो गलत है। तो यहां पे आंसर होगा सी, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, जो कि स्टेटमेंट 1 की करेक्ट व्याख्या करता है। पल्सर, क्वासर और रेड जायंट, ठीक है। देखो रेड जायंट के बारे में क्या लिखा हुआ है, या यंग स्टार इन इट्स इनिशियल स्टेज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, बिल्कुल गलत, ठीक है। अगर बात करें पल्सर की, रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार इमिटिंग पीरियोडिक रेडियो सिग्नल्स, ये यहां पे करेक्ट है। क्वासर की बात करें तो एक्सट्रीमली ल्यूमिनस एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस पावर्ड बाय अ ब्लैक होल, बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वासर और पल्सर, इसको लेकर जो पार्ट है वो करेक्ट है कि हमें क्वासर में देखने को क्या मिलता है। क्वासर ब्लैक होल से, अगर हम बात करें क्वासर की, तो ब्लैक होल के द्वारा पावर्ड होता है ये। यानी कि कोई भी गैलेक्सी देखो, गैलेक्सी के सेंटर में एक मैसिव ब्लैक होल होता है। गैलेक्सी के सेंटर में एक मैसिव ब्लैक होल होता है। उस ब्लैक होल से जो पार्टिकल्स एस्केप करना चाहती हैं उससे बहुत तेज लाइट निकलती है, और यही जो लाइट है वो हमें क्वासर के रूप में देखने को मिलता है। तो ये पार्ट भी यहां पे करेक्ट है। और दूसरा पल्सर वो होता है जिससे पल्सेज निकलती हैं, यानी कि पीरियोडिक रेडियो सिग्नल्स जो हैं वो वहां से रोटेट होते हैं, इतनी तेज गति से रोटेट करता है कि इससे रेडियो सिग्नल्स एमिट होते हैं। तो पहला और दूसरा सही है। रेड जायंट वो होता है जो सेकेंड स्टेज है। मान लो हमारे पास एक नॉर्मल एक स्टार है, जब वो अपने एक्सपैंडेड फॉर्म में जाएगा, जब उसका हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, तब वो रेड जायंट स्टार को फॉर्म करता है, ठीक है। रेड जायंट, रेड सुपर जायंट, इन सभी को फॉर्मेशन होता है जब स्टार का पहला फेज खत्म हो जाए, यानी कि पहला जो इंटायर हाइड्रोजन जितना भी है जब वो खत्म हो जाएगा, जब उसमें सिर्फ हीलियम ज्यादातर बचेगा, तब वो रेड जायंट स्टार की फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा पार्ट यहां पे गलत है। तो पहला और दूसरा करेक्ट है, आंसर होगा बी ऑप्शन। Unlike conventional batteries, fuel cell do not store energy but generate electricity as long as fuel is continuously supplied. तो देखो फ्यूल सेल जो है वो सिंपली इस पार्ट पे बात करता है कि मान लो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहेगी और उसी में केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो जैसे मान लो बाकी जो बैटरी है उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, बट उसमें पहले इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखा जाता है, पोटेंशियल केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करके रखा जाता है। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे डायरेक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है और इस जनरेशन के माध्यम से व्हीकल्स को रन किया जा सकता है। अ प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, a proton exchange membrane fuel cell run on hydrogen fuel and generate electricity with only water vapor as a product, ठीक है।
तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल विद्युत उत्पन्न करती है और केवल जल वाष्प को ही रिलीज करती है। ठीक है, अब यहां पे तीसरा जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है कि भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत ने उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक सेवा शुरू की है। तो ये तीनों ही पार्ट यहां पे करेक्ट है, आंसर होगा ऑल थ्री। Which one of the following hormones mainly control the rate at which the human body uses energy at rest? तो देखो, थायरोऑक्सीन एक ऐसा हार्मोन है जो बेसिकली हमारे मानव शरीर में विश्राम की अवस्था में ऊर्जा के उपयोग को नियंत्रित करता है। तो यह थायरोऑक्सीन। नाविक की बात की जाए, इसे भारत की विदेशी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली पर निर्भरता कम करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। अब इसमें बोला जा रहा है कि इसमें 9 सैटेलाइट्स है। इट इज डिजाइन विथ 9 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। ठीक है, तीसरा जो स्टेटमेंट है उसमें यह कहा जा रहा है कि यह वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली के समान विश्वव्यापी नेविगेशन कवरेज प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स वर्ल्ड नेविगेशन कवरेज सिमिलर टू जीपीएस। तो यह आंसर गलत है। तीसरा पार्ट क्यों गलत है? ये एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, ये एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। और मौजूदा समय में अगर अभी बात की जाए, नाविक जो 1.0 है, यहां पे नाविक 1.0 की बात हो रही है, तो नाविक 1.0 में 7 सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें से आप में कई लोगों को दो पार्ट पे कंफ्यूजन हो सकता है। पहला पार्ट तो ये कि इसमें लॉन्च तो 9 सैटेलाइट किए गए थे, बिल्कुल 9 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। 2 इसलिए लॉन्च किए गए कि पहले वाले जब खराब हो गए, पहले वाले जब ऑपरेशन में नहीं है, तो उनको रिप्लेस करने के लिए 2 और सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। बट एक्टिवली ये 7 सैटेलाइट का उपयोग करके नेविगेशन प्रणाली प्रदान करने की कोशिश करता है नाविक सिस्टम। हालांकि अब इसमें कुछ और सैटेलाइट्स जोड़े जा रहे हैं जो सेकेंड सीरीज का पार्ट होगा। तो इसमें 5 और सैटेलाइट जोड़े जाने हैं, जिसमें से 2 सैटेलाइट ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जिसको NVS-01, NVS-02 श्रेणी के रूप में जाना जाता है। आने वाले समय में इसमें 3 और सैटेलाइट्स ऐड होंगे, जिसकी संभावना है कि 2026 या 2027 तक वो तीनों भी लॉन्च किए जा सके। तो अभी 7 तक काम करती थी, इसके बाद अब उसमें 12 सैटेलाइट्स होंगे। जो नए सैटेलाइट है वो पहले वाले की तुलना में L1 बैंड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बेहतर कवरेज प्रदान कर सकती है। इवन खराब वेदर में भी, खराब मौसम में भी अच्छी कवरेज दे सकती है। तो ये दूसरा ऑप्शन गलत है कि 9 सैटेलाइट्स है। पहला ऑप्शन यहां पे करेक्ट है, आंसर होगा ए ऑप्शन। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बायोस्फीयर को लेकर। पहला स्टेटमेंट इसमें कहता है कि ये भी 2 स्टेटमेंट का है, स्थल भागों पर जैव मंडल की गहराई महासागरों की तुलना में कम होती है। द डेप्थ ऑफ बायोस्फीयर ओवर लैंड इज लेस। अब देखो, मान लो अगर हम स्थल की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 400 मीटर 500 मीटर यहीं तक हमें बायोस्फीयर देखने को मिलेगा कि माइक्रोब्स जनरली इस दूरी तक आपको पाए जा सकते हैं। जबकि ओशियंस में बात की जाए तो ओशियंस में तो नीचे की गहराई तक 9000 मीटर तक भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, या 6 किलोमीटर तक तो बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है। जनरली यह भी कहा जाता है कि मैरियाना ट्रेंच में भी हमें कुछ लाइफ के ट्रेसेस मिल सकते हैं। तो इसीलिए यह पहला ऑप्शन तो ऑफ कोर्स करेक्ट है। द लोअर लिमिट ऑफ द बायोस्फीयर इज डिटरमाइंड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड लाइट। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी यहां पे करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों लोअर है, क्योंकि जो लाइट और ऑक्सीजन की डिमांड है इस पे निर्भर करता है। सॉइल में क्या है, 500 मीटर के बाद ही ना तो लाइट होगा ना ऑक्सीजन होगा, जबकि ओशियंस में थोड़ा और अधिक स्तर तक ये देखने को मिल सकता है। तो पहला सही भी है, दूसरा भी सही है, दूसरा पहले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। Which 2 ocean currents usually meet on the east coast of United States, thereby producing heavy fogs in the region? तो यूनाइटेड स्टेट्स के ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सी करंट मिलती है? अब देखो, ईस्टर्न पार्ट कौन सा हुआ? यूरोप के तरफ का। ठीक है, यूरोप के तरफ का। और आपको मालूम है कि फॉग का फॉर्मेशन कब होगा? जब एक वार्म करंट और एक कोल्ड करंट का मिलन होगा। ठीक है, अब यहां पे आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? ब्राजील करंट और कैनरी करंट, कोई मतलब नहीं है। बेंगुएला करंट और अगुलहास करंट, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन अगर होना भी चाहिए तो 2 पार्ट में, अलास्का और कैलिफोर्निया। अलास्का जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, कैलिफोर्निया नीचे की तरफ आती है, तो इनका मीटअप होता नहीं है।
गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करंट, ये हमारे वो पार्ट है जो यहां पे मिलते हैं। गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करंट जब ये मिलते हैं तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में फॉग का फॉर्मेशन यहां पे होता है। तो सी और डी को आसानी से एलिमिनेट करो। अब आपको कंफ्यूजन हो भी तो इसे में हो, फिर याद करो वेस्ट कोस्ट पे कौन सा है अलास्का, ईस्ट कोस्ट पे कौन सा है लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम। अगला रीजन है पर्वत शिखरों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा पश्चिमी घाट का हिस्सा है, इसके बारे में आपको यहां पे बताना है। देखो सबसे पहले आप यहां पे महेंद्रगिरी पर्वत के बारे में आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो महेंद्रगिरी पर्वत है ये हमारे ईस्टर्न घाट का है, उड़ीसा में स्थित है। वहीं पे त्रिशूल की बात की जाए तो ये हिमालयन पीक है जो कि उत्तराखंड में है, वेस्टर्न घाट से इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अब बाकी जो अगस्त्यकुर्दम और दोदा बेटा ये दोनों संबंधित है किससे, ये दोनों संबंधित है हमारे वेस्टर्न घाट्स या पश्चिमी घाट से। तो नीलगिरी हिल्स में जो हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेटा और अगस्त्यकुर्दम ये सदर्न वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है केरल में। तो फर्स्ट एंड टू केवल दो यहां पे पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ग्रीन हशिंग जैसे ग्रीन वॉशिंग के बारे में आपने सुना होगा, वैसे एक टर्म है ग्रीन हशिंग। जब हम ग्रीन हशिंग की बात करते हैं तो बेसिकली एक ऐसा टर्म है, जैसे आपने सुना होगा ग्रीन वॉशिंग में क्या होता है, ग्रीन वॉशिंग में होता है कि कंपनी पूरा प्रमोट कर रही है कि भाई देखो हम तो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, हम पर्यावरण के बहुत ही ज्यादा अनुकूल हैं, हम हर एक काम पर्यावरण को ध्यान से रखे करते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उनके प्रोडक्ट्स को यूज करें। वहीं पे ग्रीन हशिंग क्या है, ग्रीन हशिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पे कंपनीज को यह डर है, कि देखो वैसे तो हम ग्रीन यूज कर रहे हैं लेकिन अगर हमने इसको प्रमोट करना स्टार्ट किया तो इसकी स्क्रूटनी होगी, इसकी जो स्क्रूटनी होगी तो हमारा क्रिटिसिज्म हो सकता है, हमारे कंज्यूमर बेस को लॉस हो सकता है। तो जो डर के ये ना बताएं कि भाई हमारे ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं, वो बोलते हैं ग्रीन हशिंग। तो ये जो डी पार्ट है, देखो यहां पे सरकारों द्वारा संबंधित आंकड़ों के प्रकटीकरण को हतोत्साहित करना, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ना ही आक्रामक विज्ञापन होगा, ना ही सार्वजनिक रूप से बढ़ा चढ़ाकर उल्लेख करना। ठीक है, कंपनियों द्वारा अपनी स्थिरता प्रयासों की रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को कम करना, ट्रांसपेरेंसी को कम करना या नहीं बताना, यह काम है ग्रीन हशिंग का। Which of the following are eligible for financial assistance provided by Global Environment Facility? अब देखो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो है वो 5 अलग अलग चीजों को फंडिंग देती है और इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो पांचों संस्थाएं हैं उन सभी को इसमें पैसा मिलता है। UNFCCC, UNCCD, UNCBD, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड स्टॉकहोम कन्वेंशन और मीना माता कन्वेंशन, मुख्य तौर पे इन्हीं सभी को फंडिंग दी जाती है इसके द्वारा। तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये पांचों जो है वो यहां पे करेक्ट है। बेसिकली ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा इन्हीं 5 के लिए मेजर रूप से फंडिंग दिया जाता है। वैसे बाकी में भी इस्तेमाल इनडायरेक्ट तरीके से होता है बट मेजर फंडिंग का रास्ता यही है। अगला है This process use extremely high temperature produced by an electrical generated energy field to break down waste into simpler substance. The organic part of the waste is converted into fuel gas while the inorganic part is transformed into glass-like solid that does not easily react with the environment. तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि इसमें विद्युत से उत्पन्न ऊर्जा क्षेत्र द्वारा निर्मित अत्यंत उच्च तापमान का उपयोग करके अपशिष्ट को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। अपशिष्ट का जैविक भाग ईंधन भाग गैस में परिवर्तित हो जाता है जबकि जो अकार्बनिक भाग है वो कांच जैसे ठोस में बदल जाता है जो पर्यावरण के साथ आसानी से अभिक्रिया भी नहीं करता। तो ये बेसिकली प्लाज्मा गैसीकरण का पूरी तरीके से ये एक्सप्लेनेशन है। तो जो कॉन्सेप्ट है प्लाज्मा गैसिफिकेशन, इसको आप इस पूरे क्वेश्चन से समझ सकते हो कि प्लाज्मा गैसिफिकेशन में क्या किया जाता है। हाई इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको फ्यूल गैस में चेंज कर दिया और जो इनऑर्गेनिक है उसको ग्लास जैसे सॉलिड मटेरियल में चेंज कर दिया ताकि उसको भी हम उससे कोई एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। बायोचार
अब यहां पे 3 पार्ट है। बायोचार इज इंक्रीजिंग प्रमोटेड एज टूल फॉर सॉइल एंड वाटर रेमिडिएशन। बायोचार को मृदा और जल सुधार के एक उपकरण के रूप में तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल। बायोचार हैज अ हाईली पोरस स्ट्रक्चर दैट इनेबल्स इट टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड टॉक्सिक कंटामिनेंट्स। देखो, अगर हम बायोचार की बात करें तो यहां पे जो दूसरा स्टेटमेंट दिया जा रहा है, इसमें एबिलिटी होती है कि हेवी मेटल्स, न्यूट्रिएंट्स, इन सभी को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, और इनफैक्ट इसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो सॉइल और वाटर रेमिडिएशन दोनों में ही इसका इस्तेमाल होता है, एयर के भी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, एयर में जो ग्रीन हाउस गैस है उसके लिए भी। बट ये जो पार्ट है, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है, वो सॉइल से रिलेटेड तो नहीं है, ना ही ये वाटर से रिलेटेड है, ये एयर से रिलेटेड है। तो यहां पे देखोगे ये वाला लिंक नहीं बैठ रहा है, बाकी पहला वाला लिंक यहां पे बैठ रहा है, मींस दूसरे स्टेटमेंट का लिंक बैठ रहा है। तो दोनों करेक्ट है, बट ओनली वन ऑफ देम इज एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1। बायोचार का इस्तेमाल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी होता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में, पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करने में, दोनों में होता है। तो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाएगा, टॉक्सिक मेटल को एब्जॉर्ब करेगा, पानी की गुणवत्ता में सुधार लेगा। लेकिन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से क्या हो रहा है? पर्यावरण में, वायुमंडल में सुधार। तो ये सॉइल और वाटर से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मिल्क वीड फाइबर को लेकर। मिल्क वीड फाइबर को लेकर क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, यह मिल्क वीड पौधों की बीज फलियों से प्राप्त एक प्राकृतिक रेशा है। बिल्कुल करेक्ट। इट एग्जिबिट्स वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टीज। तो इससे वाटर सेफ्टी इक्विपमेंट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो बेसिकली है, जैसे कि लाइफ जैकेट बनाना हो या बाकी ऐसे मटेरियल बनाना हो जो पानी में डूबे नहीं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जल प्रतिरोधी गुण होते हैं। इसका उपयोग तेल रिसाव के उपचार में भी किया जा सकता है। तो इसका उपयोग ऑयल स्पिल में भी किया जाता है, क्योंकि ऑयली फिलिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि ये ऑयल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। ये पानी से दूर होता है। हाइड्रोफोबिक और ऑयलोफिलिक, आपने केमिस्ट्री क्लास 10 में पढ़ा होगा, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो ऑयली फिलिक होते हैं और हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब ये पानी से दूर भागता है, और ऑयली फिलिक मतलब ये ऑयल को पसंद करता है या ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। तो ये ऑयल स्पिल को इसलिए ट्रीट कर सकता है क्योंकि ऑयल को एब्जॉर्ब कर सकता है। इट इज नेटिव टू इंडिया एंड प्रिडोमिनेटली ग्रोज इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो नहीं, ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, और ये इंडिया में ऐसा नहीं कि इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में या कहीं पे प्रॉपर्ली ग्रो करता है। भारत में ग्रो किया जा सकता है, बट ये नॉर्थ अमेरिका में है, ये भारत का नेटिव नहीं है। तो आंसर होगा केवल 3। आकाश मिसाइल सिस्टम इज अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप्ड इंडिजिनियसली बाय डीआरडीओ। आकाश जो है वो आकाश डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, आकाश डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। और पहला पार्ट बिल्कुल करेक्ट है कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, तो इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 25 किलोमीटर की है, यानी कि 25 किलोमीटर की दूरी पर आसमान में किसी आने वाले अटैक को मार कर खत्म करने की क्षमता रखता है। S-400 is purchased from Russia and is advanced long range surface to air missile that can intercept both ballistic and cruise missile। तो S-400 में ऑफ कोर्स ये क्षमता है कि ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स, इन सभी को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखती है। बराक 8 का संयुक्त विकास भारत और रूस द्वारा किया गया नहीं, बराक जो है वो इंडिया और इजराइल के द्वारा डेवलप किया गया है, ना कि इंडिया और रूस के द्वारा। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन यहां पे गलत है, केवल 1 और 2 यहां पे करेक्ट ऑप्शन होंगे। ग्लोबल वार्मिंग poses a serious threat to deep oceanic circulation system। पहला ऑप्शन ऑफ कोर्स करेक्ट होता है। वैश्विक तापन गहरे महासागरीय परिसंचरण प्रणालियों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। Increased fresh water influx in high latitude sea reduces sea water density inhibiting deep water formation। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले करंट अफेयर्स में भी आया था कि इससे जो ओशियन सर्कुलेशन है उस पर खतरा पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपने एग्जैक्टली देखा होगा कि जब पानी बहुत ज्यादा आएगा हाई लैटिट्यूड सीज में, तो इससे सी वाटर की डेंसिटी प्रभावित होगी, डेंसिटी प्रभावित होगी तो सर्कुलेशन को भी प्रभाव पड़ेगा। तो पहला जो है वो दूसरा जो है वो पहले को एक्सप्लेन कर रहा है। ओशियन वार्मिंग
इंक्रीजेज वाटर डेंसिटी एट हायर लैटिट्यूड्स। तो आई थिंक आप इस देखकर ही समझ सकते हो कि ओशन वार्मिंग से वाटर डेंसिटी बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी। ओशन वार्मिंग जब होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी। अब कई लोग ये सोच सकते हो कि ओशन वार्मिंग होगा, एवापोरेशन ज्यादा होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। नहीं, ओशन वार्मिंग होने से पानी का विस्तार होगा। ठीक है, यहां पे आपको देखने को यह मिलेगा कि बेसिकली डेंसिटी पे निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट, दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब देखो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स आपका एनवायरमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। इट कंसिडर द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल्स। अगर हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करें तो इसका एक मेजर जो पार्ट है कि ये एक लिमिटेशन है। ठीक है, कि मान लो इकोलॉजिकल पिरामिड्स में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, इकोलॉजिकल पिरामिड में हम लोग जनरली ऐसा देखते हैं कि पहले लेवल पे हमारे पास प्लांट हैं, फिर हर्बीवोरस हैं, फिर प्राइमरी कार्निवोरस हैं, फिर सेकेंडरी कार्निवोरस है। जैसे कि मान लो डियर है, जैकॉल है, फिर टाइगर है। तो हम ये मान के चलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड में कि जो टाइगर है वो हमेशा टॉप लेवल पे होगा, जैकॉल जो है उसके नीचे होगा, फिर डियर होगा। बट आपको मालूम है कि टाइगर डायरेक्ट डियर को भी खा सकता है, यानी कि वो प्राइमरी कार्निवोरस के रूप में भी हो सकता है। तो इसी पार्ट को यहां पे इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोलॉजिकल पिरामिड एक्सप्लेन नहीं करता। वो ये मान के चलता है कि एक ही लेवल पे होगा। तो ओमनीवोरस को कहां रखेंगे? ओमनीवोरस तो कई लेवल पे हो सकता है, तो जनरली ओमनीवोरस या बाकी को भी ये प्लेस नहीं दे पाता। तो ये पार्ट यहां पे गलत है। यह एक दिशा ऊर्जा प्रभाव पे आधारित है, ये तो ऑफकोर्स करेक्ट होता है। सैप्रोफाइट्स आर प्लेस्ड अबव टर्शियरी कंज्यूमर्स इन द इकोसिस्टम, उनको कोई प्लेस ही नहीं दिया जाता। बेसिकली मृत जीवी को इसमें कोई स्थान दिया ही नहीं जाता। ठीक है, तो वन वे फ्लो फूड चेन में भी होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स में भी होता है। बेसिकली नेचर में ही यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। तो जो भी इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, फूड चेन है, फूड वेब है, वो यूनिलैटरल या यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो को दिखाते हैं। बाई डायरेक्शन फ्लो होता ही नहीं है, तो दिखा ही नहीं सकते। तो पहला दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, पहला और तीसरा इनकरेक्ट है। तो आंसर होगा ए ऑप्शन। अब यहां पे प्रोटोकॉल और उससे रिलेटेड है नागोया प्रोटोकॉल, कार्टेजेना प्रोटोकॉल और बीबीएनजे एग्रीमेंट, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, जिसको हम लोग हाई सीज ट्रीटी के रूप में भी जानते हैं। इसको हम लोग हाई सीज ट्रीटी के रूप में भी जानते हैं। तो अगर नागोया प्रोटोकॉल की बात की जाए, नागोया प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग के बारे में है। तो ये फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग के बारे में है नागोया। और कार्टेजेना जो है वो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को लेकर है। ये दोनों जो है वो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का हिस्सा है, नागोया प्रोटोकॉल और कार्टेजेना। तो कार्टेजेना को अगर आप इन शॉर्ट में समझोगे तो जो जेनेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉरी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, उनके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रेगुलेट करता है। वहीं पे नागोया प्रोटोकॉल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए है, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसके सस्टेनेबल एक्सेस के लिए और बायोडाइवर्सिटी के यूटिलाइजेशन से जो बेनिफिट होता है उसके फेयर शेयरिंग के लिए। बीबीएनजे जिसको हम लोग सिंपली बोलते हैं कि हाई सीज ट्रीटी, तो ये ग्लोबल अग्रीमेंट फोकस्ड ऑन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इन ओशन एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, या जिसको हम लोग सिंपली बोलते हैं हाई सीज ट्रीटी। तो सिर्फ तीसरा सही है, आंसर होगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, पहला यहां पे बोला गया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ठीक है, अगर हम सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की बात करें तो ये बनाया गया है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। एनजीटी की बात करें तो एनजीटी एक्ट में बना है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्ट के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहां पे करेक्ट है कि सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड इसके तहत बनाया गया है। सीपीसीबी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के तहत, एनजीटी एक्ट है उसके तहत बनाया गया है, और सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाया गया है। तो यहां पे आंसर होगा बी ऑप्शन, केवल 2। अब यहां पे है कुछ प्लेसेस इन न्यूज के बारे में है।
पहले की अगर बात करें तो पहला है दुशानबे चोटुट राजमार्ग और इसके सामने दिया हुआ है तुर्कमेनिस्तान। अगर हम इसकी बात करें तो ये ताजिकिस्तान में है, ना कि तुर्कमेनिस्तान में। तो ये तुर्कमेनिस्तान में नहीं, ताजिकिस्तान में है। जारांज देलाराम हाईवे, अगर हम इसकी बात करें तो ये अफगानिस्तान में बनाया जा रहा है, अफगानिस्तान को चाबहार पोर्ट से कनेक्ट करता है। तो ये सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा गलत है, ये अफगानिस्तान में है। वहीं पर अगर बात करें तीसरा गुल्फी हालू बंदरगाह, तो ये हमारा मालदीव्स में है, जिसको भारत के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जिसको याद रखना, ये हमारा ताजिकिस्तान में, ये अफगानिस्तान में और ये मालदीव्स में। तो आंसर है डी ऑप्शन। जिंगर फिंक न्यूक्लियाजेज, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियाजेज, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियाजेज 3 और बीटी जीन ट्रांसफर इन कॉटन। इसमें से कौन से ऐसे जीन टेक्नोलॉजी है विच इज नॉट इन्वॉल्विंग इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, जिसमें फॉरेन डीएनए का इस्तेमाल नहीं किया जाता? ठीक है, अब देखो अगर हम लोग बात की जाए जिंक फिंगर न्यूक्लियाजेज की, तो जिंक फिंगर न्यूक्लियाजेज में बेसिकली प्रोटीन के माध्यम से एडिटिंग करते हैं, इसमें जरूरी नहीं कि हमें बाहर से इंसर्ट करना है। टैलिन, इसमें हम बैक्टीरियल जो प्रोटीन है टेल उसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी मौजूदा जीन को सिर्फ एडिट किया जाता है। अगर हम लोग बात करें साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियाजेज 3 की, तो ये बाहर से एक डोनर डीएनए को इंट्रोड्यूस करता है, एक नए डीएनए को इंट्रोड्यूस करता है, तो इसलिए साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियाजेज 3 इसका हिस्सा नहीं है। और वहीं पे कपास में बीटी जीन का स्थानांतरण, ऑफकोर्स ये इसका हिस्सा नहीं होगा। तो 1 और 2 केवल ये यहां पे करेक्ट है। L69 ग्रुपिंग, L69 ग्रुपिंग की बात करें तो ये बेसिकली एक कोलिशन है, प्रो रिफॉर्म कोलिशन है, जिसमें 42 देश शामिल है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबिया, एशिया और पैसिफिक से। पैसिफिक में स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट से। तो इसको 2007 में बनाया गया था और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक्सपेंशन की बात करता है, परमानेंट मेंबर में भी, नॉन परमानेंट मेंबर में भी। तो इंडिया इस ग्रुप में एक की रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहां पे एक बेसिकली आप बोल सकते हो कि इसका एम क्या रहता है या इसका किस कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात की जाती है। तो जनरली ये जो L69 ग्रुप है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार को लेकर है। तो इसमें अफ्रीका, इसके अलावा लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, एशिया, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, इनके अलग अलग सदस्य जो हैं वो शामिल होते हैं और ये सभी मिलके जो नॉन परमानेंट और परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, उसमें सुधार की बात को करते हैं। तो बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। आर्कटिक रीजन्स आर वार्मिंग एट अ फास्टर रेट देन ग्लोबल एवरेज। तो आर्कटिक रीजन को लेकर एक कॉन्सेप्ट है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, तो ये कई सालों से क्लियर है कि आर्कटिक में जो वार्मिंग है या जो तेजी से, काफी तेजी से ये गर्म हो रहे हैं। इंक्रीज वाटर वेपर इन आर्कटिक इंक्रीजेस क्लाउड कवर। अगर हम लोग बात करें तो इंक्रीज वाटर वेपर से क्लाउड कवर होगा और वाटर वेपर जो है वो ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करेगी। इससे वो और बाहर निकलने वाले जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसको ट्रैप करेगी और गर्मी बढ़ेगी, आर्कटिक में और तेज गर्मी होगी। तो क्लाउड कवर से गर्मी भी यहां पे देखने को मिलेगी। स्ट्रॉन्ग वर्टिकल कन्वेक्शन इन पोलर रीजन रैपिडली रीडिस्ट्रीब्यूट हीट टू हायर अल्टीट्यूड्स। नहीं, अगर हम लोग यहां पे बात करें जो सेकेंड ऑप्शन है कि यहां पे स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट होगा, तो आपको मालूम है कि पोलर रीजन में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग वर्टिकल कन्वेक्शन नहीं हो सकता। टेम्परेचर इतना भी नहीं होगा कि स्ट्रॉन्ग वर्टिकल कन्वेक्शन होगा। तो वाटर वेपर जरूर होगा, क्लाउड कवर बनेगा, गर्मी बढ़ेगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल कन्वेक्शन इस क्षेत्र में हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका हीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो पाता, नीचे लेवल पे हीट रह जाता है, ऊपर से हीट जो है या जो हवा है वो नीचे की ओर पुश करती है और हीट नीचे ही रहेगा, जिससे और गर्मी बढ़ेगी। तो बस एक ही करेक्ट है जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। अब यहां पे एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड है कि इक्विवेलेंट रैंक कौन सा है। ठीक है, पहले में बात की जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल और एयर मार्शल, ये तीनों एक श्रेणी में आते हैं। मेजर, लेफ्टिनेंट कमांडर और स्क्वाड्रन लीडर, ये भी यहां पे एक श्रेणी में आते हैं। कर्नल की बात की जाए तो कर्नल होते हैं
इसी के इक्विवेलेंट कैप्टन होते हैं और ग्रुप कैप्टन होते हैं। तो कर्नल के इक्विवेलेंट में कैप्टन और ग्रुप कैप्टन होंगे, जबकि जो सब लेफ्टिनेंट है और फ्लाइंग ऑफिसर हैं वे जूनियर कमीशन लेवल पे होते हैं, ना कि कर्नल के लेवल पे। तो यहां पे कैप्टन और ग्रुप कैप्टन होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन बस गलत है, पहला और दूसरा यहां पे करेक्ट है। तो आंसर होगा सी ऑप्शन। ये तो आप देखकर बता सकते हो कि कर्नल और सब लेफ्टिनेंट एक बराबर नहीं होंगे। ओशन करंट, ओशन करंट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक करंट, इसे ब्लैक करंट के रूप में भी जाना जाता है। इट इज वार्म एंड स्ट्रॉन्ग ओशन करंट, ठीक है। तीसरा, इट फ्लोज थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन से होकर ये फ्लो करता है। अब यहां पे देखो, कुछ चीजों को आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। पहला, इसमें क्या बोला हुआ है, वार्म, तो हम्बोल्ट धारा को हटा दो, ठीक है। जो हम्बोल्ट धारा है उसको आप पहले ही हटा सकते हो, ठीक है। दूसरा, कैनरी धारा है, इसको भी आप हटा सकते हो, पैसिफिक में नहीं है। अब यहां पे आपके पास दो है, एक कुरोशियो धारा और एक ल्यूविन करंट। ल्यूविन करंट के बारे में आई थिंक आपने कम सुना होगा। कुरोशियो और ओयाशियो दो करंट है जो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में जापान के कोस्ट के पास है। ओयाशियो एक कोल्ड करंट है, कुरोशियो एक वार्म करंट है, जिसको हम ब्लैक करंट के रूप में भी जानते हैं। तो आंसर यहां पे होगा ऑप्शन नंबर बी, कुरोशियो करंट। तो कुरोशियो करंट जो है उसको डार्क कोबाल्ट ब्लू वाटर के लिए भी इसको जाना जाता है। तो ये हमारा जापान के पास में सिचुएटेड है कुरोशियो करंट। यहां पे दो धाराएं हैं, कुरोशियो धारा, ओयाशियो धारा। ओयाशियो धारा जो है वो आपको देखने को मिलेगी इस क्षेत्र में, और कुरोशियो धारा भी देखने को मिलेगी। टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में है, दे कैन डेवलप बोथ ऑन लैंड एज वेल एज ओशन वाटर, बिल्कुल करेक्ट। यही खासियत है टेम्परेट साइक्लोन में ट्रॉपिकल साइक्लोन की तुलना में। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में देखा जाता है कि सामान्यतः वह ओशंस के ऊपर डेवलप होते हैं, जबकि जो टेम्परेट साइक्लोन है उसके बारे में हमें देखने को यह मिलता है कि शीतोष्ण चक्रवात भूमि और महासागर दोनों पर विकसित हो सकते हैं। दे मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम लोग बात करें ट्रॉपिकल की, तो ट्रॉपिकल में हमें देखने को यह मिलता है कि वो जनरली ईस्ट से वेस्ट में आते हैं। जैसे कि आपको जब भी सोचना हो, आप सिंपली देखो, ओडिशा में तो जो चक्रवात आते हैं ट्रॉपिकल चक्रवात है। बे ऑफ बंगाल जो ईस्ट में है वहां से ये पहुंचता है किसके तरफ, ये आता है हमारे जो ओडिशा के कोस्ट है, आंध्र प्रदेश के जो कोस्ट है उसके तरफ, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की ओर आ रहा है। और ठीक वहीं पे टेम्परेट साइक्लोन जहां पे वेस्टर्लीज विंड प्रिवेल करेगी वहां पे वेस्ट टू ईस्ट में ये फ्लो करेगा। तो दे मूव फ्रॉम ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट। द सेंटर ऑफ अ टेम्परेट साइक्लोन, द सेंटर ऑफ अ टेम्परेट साइक्लोन इज नोन एज द आई, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में कहा जाता है, जबकि यहां पे आपको टेम्परेट साइक्लोन में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। टेम्परेट साइक्लोन में जनरली आपको फ्रंटोजेनेसिस देखने को मिलता है। तो 1 और 2 यहां पे करेक्ट है। अब यहां पे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट को लेकर, सैटेलाइट प्लेस्ड इन दिस ऑर्बिट आर प्राइमरली यूज्ड इन द एरियाज ऑफ अर्थ रिकोनाissance एंड वेदर फॉरकास्ट। पृथ्वी अवलोकन और मौसम पूर्वानुमान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, करेक्ट है। इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोलर ऑर्बिट, यह ध्रुवीय कक्षा का एक विशिष्ट प्रकार है, यह भी यहां पे करेक्ट है। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पे जो सैटेलाइट होते हैं, यहां पे जो सैटेलाइट होते हैं वो सन की मोशन को ट्रैक करते हैं, सन की जो मोशन है उसको बेसिकली ट्रैक करते हैं। पृथ्वी के अवलोकन में या मौसम के पूर्वानुमान में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी रिसेंट में भारत का जो एक सैटेलाइट जो इस सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखा गया है उसका नाम है निसार, ठीक है। तो भारत का एक सैटेलाइट जो अभी हाल फिलहाल में यहां पे रखा गया है वो है निसार। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आईटीआर, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये काफी फेमस है, जिसमें आपको मालूम है कि इसमें यूरोपियन यूनियन के साथ अन्य देश भी शामिल हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन कौन से देश हैं। अब यहां पे देखो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग नेम भी दिए हुए हैं कि चाइना है कि नहीं, इंडिया है कि नहीं, जापान है या रशिया है। तो बेसिकली चारों हैं, चीन, भारत, जापान, रूस। आप देखोगे यहां पे यूरोपियन यूनियन जो है वो होस्ट कंट्री है, ये लगभग 45% फंड जो है वो देता है। बाकी जो 54% फंड है वो लगभग 9 कंट्रीज के द्वारा दिया जाता है
सॉरी 6 कंट्रीज के द्वारा दिया जाता है, जिसमें हमारे पास चाइना है, जापान है, इंडिया है, रशिया है, कोरिया है, दक्षिण कोरिया ऑफ कोर्स, और साथ में यूएस। तो 6 कंट्री जो है वो 9% इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि इन टोटल ये कंट्रीब्यूट कितना करेंगे, 54%, और 45% जो कंट्रीब्यूशन है वो पहुंचता है यूरोपियन यूनियन के पास से। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन का, यानी कि नाभिकीय संलयन का उपयोग करके ऊर्जा को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ऐसा ही एक ईस्ट रिएक्टर है जो चाइना में है, जो मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट के आधार पे न्यूक्लियर फ्यूजन करने की कोशिश करता है। तो ये चारों ही देश इसमें शामिल हैं। This geoengineering method is often criticized because it may alter rainfall pattern and monsoon system, even if it succeeds in lowering average global temperature। ठीक है, अब देखो यहां पे किस टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। तो देखो यहां पे बात की जा रही है सौर विकिरण प्रबंधन की। नेचर आधारित समाधान नहीं होगा, कार्बन पृथक्करण नहीं होगा, ना ही उत्सर्जन कटौती प्रौद्योगिकियां है। यह है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट में क्या क्या एम है कि हम अलग अलग चीजों को स्प्रे कर सकते हैं, अलग अलग एरोसोल्स को स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि जो सोलर रेडिएशन है वो ऊपर से ही रिफ्लेक्ट होके चले जाएं। इसमें अलग अलग प्लान्स हैं कि डायमंड को स्प्रे किया जाए, या कई ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको स्प्रे किया जा सकता है, जिससे कि सोलर रेडिएशन पृथ्वी पे आनी कम हो। और जब ये कम होगी तो हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग को मैनेज करना आसान होगा। तो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। गृह रेटिंग सिस्टम के बारे में है, गृह रेटिंग सिस्टम के बारे में है। ठीक है, गृह रेटिंग सिस्टम के बारे में सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया का नेशनल रेटिंग सिस्टम है ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए। बिल्कुल करेक्ट है। इसे एनर्जी और रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया था, और ये 5 वर्ष की अवधि होती है। तो जनरली आप देखोगे ये सामान्य तौर पे कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए या लार्ज जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है गृह रेटिंग सिस्टम। तो गृह रेटिंग सिस्टम भारत में ग्रीन बिल्डिंग्स की रेटिंग का एक फ्रेमवर्क है। ये ग्रीन बिल्डिंग्स को रेटिंग देता है। अब आते हैं इसके आगे। अगला क्वेश्चन है वो है 44। Algae and cyanobacteria are often the earliest pioneer species in primary succession। इसका मैंने आपको आंसर बता दिया। ठीक है, इसका आंसर होगा सभी 3। इसका आंसर सभी 3 है 43 का। अगला है कि शैवाल और साइनोबैक्टीरिया अक्सर प्राथमिक अनुक्रमण में सबसे शुरुआती अग्रदूत प्रजातियां होती हैं। देखो अगर हम लोग यहां पे बात करें तो अल्गी और साइनोबैक्टीरिया को जनरली जाना जाता है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन जब भी स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आने वाली पायोनियर स्पीसीज होती हैं। Algae and cyanobacteria can survive with very little water and do not require well developed soil for growth। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जहां पे सॉइल ग्रोथ नहीं है वहां पे भी आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। पानी कम है तब भी ये सर्वाइव करने की क्षमता रखते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट भी है और दूसरा एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि पहले सिस्टम के रूप में क्यों आते हैं। बेसिकली इसी में आपको अगर लाइकेंस और मॉसेज भी लिखा मिले, लाइकेंस और मॉसेज भी लिखा मिले तो वहां पे भी आपको करेक्ट मानना है। लाइकेंस अलगी और फंगी का एसोसिएशन है और उससे भी पायोनियर स्पीसीज कहा जाता है। मॉसेज भी अलगी के बाद का एक वैसे प्लांट किंगडम आप देखोगे तो अलगी के बाद थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा श्रेणी में आपको मॉसेज भी दिखेंगे। तो ये भी पायोनियर स्पीसीज में गिनी जाती हैं जो बहुत कम हमारे पास अगर पानी हो, बहुत कम सॉइल डेवलप हो तब भी मॉसेज वहां पे ग्रो कर सकती हैं। स्पाइना बिफिडा का संदर्भ किस चीज से है? स्पाइना बिफिडा बेसिकली एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें रीढ़ की हड्डी के कारण बच्चों में पक्षाघात या लकवा हो जाता है। बर्थ डिफेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जिसके कारण बच्चों में पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो ये इंडिया में कॉमन है और अगर वुमेन प्रेगनेंसी के टाइम में फॉलिक एसिड का सेवन करती हैं तो इसके होने के चांसेस कम हो जाती हैं। तो स्पाइना बिफिडा नाम से ही आप समझ सकते हो कि स्पाइनल से रिलेटेड है, तो स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित एक पैरालिसिस की पार्ट है। अब यहां पे ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, it is a cloud model that enables user to develop and manage blockchain application without the need to handle underlying infrastructure। तो अगर इसकी बात करें तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ब्लॉकचेन एज अ सर्विस में जो
बिना किसी बुनियादी ढांचे के मौजूदगी के ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को विकसित करना और प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। ऑटोमेटिकली मेक्स ऑल डेटा ऑन ब्लॉकचेन नेटवर्क पब्लिक, ऐसा नहीं होगा। देखो ये तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट देख के ही आप समझ जाओगे कि ब्लॉकचेन कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और सारे डेटा को पब्लिक कर दे तो फिर क्या फायदा, तो इसको पब्लिक नहीं करेगा। विश्वास इज अ नेशनल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड ब्लॉकचेन एज ए सर्विस सॉल्यूशन। तो तीसरा पार्ट जो है वो करेक्ट है, भारत की एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, इसका काम है ब्लॉकचेन एज ए सर्विस को प्रोवाइड करना। तो पहला और तीसरा यहां पे करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है। SRI यानी कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, चावल गहनता प्रणाली, जिसमें धान के खेतों को बारी बारी से गीला और सूखा किया जाता है, कि परिणाम स्वरूप क्या होगा? रिड्यूस्ड सीड रिक्वायरमेंट, बिल्कुल यहां पे सीड का जो रिक्वायरमेंट है वो कम होता है, मीथेन उत्पादन में भी कमी होगी और बिजली की खपत में भी हमें कमी देखने को मिलेगी। तो ये तीनों ही चीजें हो सकती है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में क्या किया जाता है कि जो यहां पे प्लांट किया जाता है यंग सीडलिंग्स को, इनके बीच में गैप ज्यादा होता है, अल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन किया जाता है ताकि मीथेन का उत्सर्जन भी कम हो, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी कम हो, सीड रिक्वायरमेंट भी कम हो, क्योंकि इसमें वाइड स्पेसिंग दी जाती है, काफी गैप दिया जाता है पौधों के बीच में। रेडियो वेव्स हैव फोटोन्स विथ लोअर एनर्जी देन दैट इन माइक्रोवेव्स। देखो अगर हम बात करें जो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जैसे मान लो हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट के बारे में हम लोग बोलते हैं कि फोटोन से बना हुआ है, तो बस लाइट की बात नहीं है, इनफैक्ट जो इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो फोटोन से बना हुआ होता है। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारे पास रेडियो वेव्स हैं उसके जो फोटोन्स हैं उस पर लोअर एनर्जी होगी एज कंपेयर टू माइक्रोवेव्स। तो बिल्कुल करेक्ट है, रेडियो वेव्स में लॉन्गर वेवलेंथ होता है तो लोअर एनर्जी होना ही होना है। एक्स रेज हैव शॉर्टर वेवलेंथ बट हायर फ्रीक्वेंसी एंड लो एनर्जी देन गामा वेव्स। एक्स रेज की बात करें, अब देखो यहां पे अगर हम लोग यहां पे कंपेयर करें, ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है और पहले से तो खैर लेना देना भी नहीं है। यहां पे क्या कर रहा है कि एक्सरे का जो वेवलेंथ है वो गामा से कम होगा, ठीक है, गामा से तो अधिक होगा ना, गामा का सबसे कम वेवलेंथ होता है, तो गामा का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। एक्सरे की बात करें तो इसके गामा से अधिक वेवलेंथ होगी, कम फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये तो गलत है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। तो ये ऑफ कोर्स इस पार्ट को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या है एनर्जी और उसके बीच में क्या रिलेशन है, ये इस पार्ट को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पिंक हाइड्रोजन? अगर हम पिंक हाइड्रोजन की बात करें तो ऐसा हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से तैयार किया गया है, बट इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑब्टेन की गई है न्यूक्लियर एनर्जी से। तो हाइड्रोजन जनरेटेड थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस पावर्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी, इसी को हम लोग बोलते हैं पिंक हाइड्रोजन। तो नाभिकीय ऊर्जा से संचालित इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पन्न किया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पिंक हाइड्रोजन। तो वैसे बहुत सारे हाइड्रोजन फेमस हैं, बट जनरली आप ध्यान रखना ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, कम से कम इन चार को जरूर याद रखना। ब्राउन की बात करें तो जिसमें हमारे पास जो थर्मल पावर या बाकी से एनर्जी उत्पन्न होती है। जब हम ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन होता है। ग्रीन हाइड्रोजन जिसमें रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है और इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। पिंक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन यहां पे जो इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्राप्त होता है, तो इसको पिंक हाइड्रोजन कहा जाता है। अब है आईडीए, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक की अलग अलग संस्थाएं हैं उसको लेकर है। इसमें पहला दिया हुआ है लोन टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज, तो ये नहीं है, ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करता है पुअरेस्ट कंट्रीज को, ये इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करता है पुअरेस्ट कंट्रीज को। वहीं पे अगर हम आईबीआरडी की बात करें तो आईबीआरडी जो है वो मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज को देता है, ठीक है, ये लोन देता है टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज।
अगर हम आईएफसी की बात करें तो ये प्राइवेट सेक्टर के फाइनेंसिंग में काम करता है डेवलपिंग नेशंस में। और मीगा की बात करें तो मीगा जो है वो ऑफ कोर्स यहां पे पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस के रूप में काम करता है कि जो कंपनीज बाकी जगह पे काम कर रही हैं, जो एक पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस टू इन्वेस्टर अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क लाइक एक्सप्रोप्रिएशन, वॉर और करेंसी इनकन्वर्टिबिलिटी। यानी कि मान लो कोई एक जो कंपनी है वो दूसरे देश में जाकर निवेश करती है जिसमें उसको कुछ नुकसान होने लगे वॉर के कारण या करेंसी कन्वर्टिबिलिटी नहीं हो रही है, तो ये पॉलिटिकल रिस्क से उनकी सुरक्षा करती है, इंश्योरेंस देती है ये पार्ट। तो इसे हम मीगा के रूप में जानते हैं। तो यहां पे दो ऑप्शन करेक्ट है, पहला दोनों ऑप्शन यहां पे इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन ओनली 2। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है इस टेस्ट का, जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, फिर हम लोग इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर। विथ रेफरेंस टू द फंडिंग ऑफ WHO कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहां पे देखो WHO की फंडिंग इसलिए न्यूज में है क्योंकि पिछले साल आपको मालूम होगा कि यूएस के प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस किया कि भाई हम फंडिंग नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू WHO बजट बाय मेंबर कंट्रीज इज मोर देन दैट ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। जो इसका मेंबरशिप फी है वो इसके टोटल बजट का बहुत छोटा सा पोर्शन है, वहीं पे जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादातर इससे प्राप्त होता है, जिसमें ऑफकोर्स यूएस भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर था। चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, ये भी यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉट टू। तो इस साल तक एटलीस्ट यूएस जो है उसको यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहना था इस WHO का। तो इस WHO को अब इसने क्विट किया है, WHO को क्विट किया है यूएस ने, तो उसके बाद अब धीरे धीरे दूसरी कंट्री जो है वो इस नंबर पे आएंगे, बट मौजूदा समय में यूएस इसका लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था, यूएस के द्वारा इसमें सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता था। तो सेकेंड पार्ट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, यूएस 15% बजट देता था। अब आते हैं अगले पार्ट पे, मार्च 23 मूवमेंट और M23 जो रिसेंटली देखा गया है वो क्या है। बेसिकली एक आर्म्ड रेबल ग्रुप है, आप देखोगे ये आर्म्ड रेबल ग्रुप है M23 जो काफी फेमस है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो M23 या मार्च 23 मूवमेंट ये एक रेबल ग्रुप है जो बेस्ड है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। साउथ कॉर्डोफन, चेरेनिवी, इटूरी और डार्फर ये कौन से कंट्रीज से लोकेटेड है, यहां पे आपको ये पार्ट बताना है कि ये जो प्लेसेस इन न्यूज है वो किससे रिलेटेड है। अगर आप देखोगे तो साउथ कॉर्डोफन ये रिलेटेड है सूडान से, ये अभी न्यूज में था। चेरनीहिव जो है वो यूक्रेन से रिलेटेड है। इतूरी एक स्थान है जो कॉन्गो में है, और दारफुर भी जो है वो सूडान में है। तो ये चारों ही यहाँ पे मैच करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल द फोर। ये चारों ही यहाँ पे करेक्टली मैच है, तो आंसर होगा डी ऑप्शन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, द रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी ऑफन सीन इन द न्यूज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये IMF के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है उन कंट्रीज को हेल्प करने के लिए जहां पे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, उनकी जो इकोनॉमी है उसको लेके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चैलेंज है, उसके लिए इस रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी RSF को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी भी इसका है, रैपिड इंस्ट्रूमेंट्स, ये सभी इसी के IMF के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं फाइनेंसिंग के। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन, इसके बारे में क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट यहां पे क्या कहता है, सबसे पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ILA इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू फॉस्टर हार्मोनाइजेशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन। अगर हम इसकी बात करें तो इससे पहले इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लाइट हाउस ऑथोरिटीज कहा जाता था। 1957 में इसे एक NGO के रूप में स्थापित किया गया, लेकिन बाद में ये अब एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है। पहले ये NGO था, बट आज के समय में ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है, देशों के बीच के एक समूह के रूप में ये काम करता है। वहीं पर दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया जो है इंडिया इज सर्विंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ ILA, वर्तमान में इसके अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी यहां पे इनकरेक्ट है। इंडिया जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है, जबकि प्रेसिडेंसी इसकी है ब्राजील में। तो इंडिया वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंसी ब्राजील में है।
तो इसलिए दोनों ही ऑप्शन यहां पे इनकरेक्ट है। बैरेंट सी, कारा सी, लैप्टव सी, ईस्ट साइबेरियन सी और बैफिन बे, इसमें से कितने नदन सी रूट के द्वारा क्रॉस किए जाते हैं? नदन सी रूट में कौन कौन से आते हैं? तो देखो ये क्या है, ये एक आर्कटिक का मैरीटाइम कॉरिडोर है, आर्कटिक का ये मैरीटाइम कॉरिडोर है। इसमें आप देखोगे बैरेंट सागर, कारा सागर, लाप्तेव सागर, पूर्व साइबेरिया सागर, ये सभी आते हैं। लेकिन अगर हम बैफिन की खाड़ी की बात करें तो ये नॉर्थ सी रूट में नहीं आते, ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। ठीक है, ये नॉर्थ अटलांटिक का हिस्सा है बैफिन की खाड़ी, तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। तो 1, 2, 3 और 4 ये यहां पे करेक्ट है, आंसर होगा सी ऑप्शन। किम्बरले प्रोसेस इज एन इनिशिएटिव एम्ड एट प्रिवेंटिंग द ट्रेड इन कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। किम्बरले प्रोसेस एक पहल है जिसका उद्देश्य संघर्षपूर्ण हीरो के व्यापार को रोकना है। विद्रोही समूह वैध सरकारों को अस्थिर करने वाले संघर्षों के वित्त पोषण के लिए कच्चे हीरो का उपयोग करते हैं। तो बेसिकली जो किम्बरले प्रोसेस है वो ऑफ कोर्स इसी चीज से संबंधित है कि कई क्षेत्रों में, खासकर अफ्रीका के कई क्षेत्रों में जो अलग अलग रेबल ग्रुप्स हैं वो कच्चे हीरे का उपयोग करते हैं, हीरे का ट्रेड करते हैं, जिससे कि वहां की जो मौजूदा सरकार है वो अस्थिर हो जाए। तो इसी के लिए किम्बरले प्रोसेस है। किम्बरले प्रोसेस बेसिकली कोशिश ये करता है कि डायमंड इंडस्ट्री के बीच में, डायमंड इंडस्ट्री के बीच में, सिविल सोसाइटी के बीच में और गवर्नमेंट्स के बीच में एक समझौता है। और यहां पे एम ये है कि जो इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट एरिया से आने वाले डायमंड है उसको वो उपयोग नहीं करेंगे, उसका वो व्यापार नहीं करेंगे, इसी चीज को लेकर है। तो सेकेंड को स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इंडिया हैज बीन इंटरेस्टेड एज द चेयर। ठीक है, अब देखो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो ऑफकोर्स सही है कि इंडिया जो है वह इसका चेयर है, लेकिन ये पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये बस करेक्ट है, ये करेक्ट है लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बोथ आर करेक्ट बट ओनली वन एक्सप्लेन स्टेटमेंट वंस। कीव, अब यहां पे ये है कि कौन से लोकेशन में लोकेटेड है, कौन से क्षेत्र में लोकेटेड है और साथ में किस देश का है, कौन सी रिवर पास करती है, इसको लेकर है। अगर पहले की बात की जाए, कीव आपको मालूम है बहुत ही फेमस है, नाइपर नदी से पास करती है, यूक्रेन का हिस्सा है, ऑफ कोर्स करेक्ट है। बगदाद इराक का है, लेकिन इससे जो नदी पास करती है वो है टिग्रिस रिवर, यूफ्रेट्स रिवर नहीं है। यहां से पास करने वाली जो नदी है वो है टिग्रिस रिवर, टिग्रिस नदी यहां से होकर पास करती है, ना कि फरात। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। पेरिस ऑफ कोर्स सीन नदी काफी फेमस है, फ्रांस। और वियना की बात करें तो ऑस्ट्रिया में है, और डेन्यूबे नदी इससे होकर पास करती है, तो ये भी यहां पे करेक्ट है। तो आंसर होगा केवल 3, सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अब पॉलिटी से। जब संसद सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन कर सकते हैं। अगर हम लोग यहां पे बात करें, सबसे पहला ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर है ये एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है, इसके जरिए संविधान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, संविधान में कोई चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है कि एक नॉर्मल जो लॉ मेकिंग पावर है उसको लेके है, इसके जरिए संविधान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, संविधान को चेंज नहीं किया जा सकता। तो मौलिक अधिकार तो दूर की बात है, तो पहला ऑप्शन यहां पे गलत हो गया। ठीक है, Parliament exercising constitutional power under Article 368 can amend fundamental rights। तो ऑफकोर्स हमारी संसद के पास अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों को चेंज कर सकती है, संशोधित कर सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो फंडामेंटल राइट्स उसको खत्म कर दिया जाएगा, जो मूल संरचना है उसके खिलाफ संसद भी नहीं जा सकती, इस पार्ट को जरूर याद रखना। बट इसका मतलब यह नहीं कि वो संशोधन ही नहीं कर सकते, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है बट वह संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत किया जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और पहला गलत है। अगला क्वेश्चन है सांविधिक अनुदान भारत की संचित निधि पर भारी होते हैं। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ऑफ कोर्स पार्ट है। ठीक है, अब इसमें एनुअल वोटिंग की आवश्यकता नहीं होती और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन की तरह इनको दिया जाता है। तो सांविधिक अनुदान भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। विवेकानुदान केंद्र की विधायी सक्षमता के बाहर के विषयों के लिए भी दिए जा सकते हैं। जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट है वो ऐसे पर्पस के लिए भी दिया जा सकता है जो कि केंद्र के विषय के बाहर हो, तो ये भी करेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर स्पेसिफिक ग्रांट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक ग्रांट की प्रावधान है। ठीक है, तो ये भी पार्ट यहां पे करेक्ट है। तो अंडर आर्टिकल 275 यहां पे ये प्रावधान है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स
और जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेसिफिक ग्रांट्स होंगे। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, आंसर होगा सभी तीन। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि राज्यसभा से ही यह संचालित होता है, तो राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। यहां पे राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है। दूसरा, पदच्युत करने का प्रस्ताव दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। नहीं, ये मेनली राज्यसभा में है, लोकसभा को बस अग्री करना होता है, तो ये पार्ट यहां पे गलत है। संविधान में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये भी पार्ट है, ऐसा कोई ग्राउंड जो है वो यहां मेंशन नहीं है भारत के संविधान में। तो ये पहला और तीसरा ये पार्ट यहां पे करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन यहां पे गलत है, तो आंसर होगा केवल दो। कितने सही है? तो केवल दो सही है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है और इसका विघटन नहीं किया जा सकता। ऑफकोर्स पहला स्टेटमेंट सही है, यह आपको मालूम ही है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपने कार्यकाल के अंत में एक साथ सेवानिवृत्त होते हैं। नहीं, आपको मालूम है कि ये जनरली इस तरीके से सिस्टम बनाया गया है कि हर 2-2 साल पर लगभग 1/3 सदस्य जो हैं वो रिटायर होते हैं। 2 साल मतलब उनका 6 साल पूरा हो जाता है, उनका 6 साल पूरा हो जाता है। तो नॉर्मली आप देखोगे कि हर 2-2 साल पे ऐसा इलेक्शन का प्रावधान रहता है, तो एक साथ सब रिटायर नहीं करते। ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो यहां पे इनकरेक्ट है। तो 1/3 मेंबर जो है वो हर 2 साल पे लगभग रिटायर होते हैं सामान्यतः। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रिस्क्राइब्स अ फिक्स्ड 6-year टर्म फॉर राज्यसभा मेंबर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा फिक्स्ड टर्म नहीं है, ये पार्लियामेंट के अनुसार है। पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत राज्यसभा के मेंबर्स के 6 साल की अवधि को निर्धारित किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसमें भी अब 3 स्टेटमेंट वाला है। पहला स्टेटमेंट सही है, किसी राज्य में मंत्रियों की संख्या पर सीमा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, तो ये पार्ट यहां पे अगर हम लोग देखा जाए कि हमारे आर्टिकल 164(1) में है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स को लेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो उनके लिए लिमिट है 10%। संसद में भी लिमिट 15% की है। यहां पे पहला पार्ट तो सही है, दूसरा पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा पार्ट भी यहां पे सही है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, संविधान यह अधिदेश देता है कि किसी राज्य में मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। देखो, अगर देखा जाए ये सही स्टेटमेंट है कि 12 से कम नहीं होगी, ये संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे एक पार्ट है कि ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो दोनों सही तो है, बट सिर्फ एक जो है वो सही व्याख्या कर रहा है, वो है स्टेटमेंट नंबर 2। अब यहां पे 3 स्टेटमेंट है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों के मामले में अन्य किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन में आता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। अब देखो, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो है यहां पर ध्यान देना कि संघ लोक सेवा आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पे दिया हुआ है कि जो संघ लोक सेवा के आयोग की बात अगर सुप्रीम कोर्ट में आती है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस मामले में सलाह दी है, ठीक है, तो इस केस में ये रिकमेंड कर सकते हैं रिमूवल। और ये जो एडवाइस है, ये बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे। ठीक है,
ये बाइंडिंग होती है, ये पार्ट भी यहां पे करेक्ट है। अब यहां पे तीसरा पार्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स ओवर इंटर स्टेट, तो नहीं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसमें नहीं है, तो आंसर होगा केवल 2। फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, यहां पे क्वेश्चन है कि फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन The first parliamentary forum on water conservation and management was constituted in year 2005। अगर इस स्टेटमेंट की बात की जाए तो ये करेक्ट भी है, 2005 में हुआ था और ये पहली बार है जब भारत में पार्लियामेंट्री फोरम मैकेनिज्म की शुरुआत भी की गई थी। दूसरा पार्ट है, लोकसभा अध्यक्ष सभी संसदीय मंचों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अब देखो, नॉर्मल अगर बात की जाए तो एक्स ऑफिशियो मोस्ट ऑफ के होते हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन और पब्लिक हेल्थ का जो पार्लियामेंट्री फोरम है उसमें राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक जो पॉपुलेशन पे जो पार्लियामेंट्री फोरम है उसमें राज्यसभा के जो है चेयरमैन वो होते हैं। Each parliamentary forum consists of not more than 31 member drawn from both houses। तो ये पार्ट यहां पे करेक्ट है, पहला और तीसरा करेक्ट है, दूसरा यहां पे इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा बी ऑप्शन। संविधान में ऐसे किसी भी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके लिए राज्यपाल को पद से हटाया जा सके। तो आपको मालूम है कि राज्यपाल को पद से हटाने के लिए कोई भी ऐसा टर्म नहीं है। दूसरा, अगर बात की जाए, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, उसके पारिश्रमिक निर्धारित करता है, बिल्कुल करेक्ट है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, 1/6 को नॉमिनेट भी किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में, तो यह भी करेक्ट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहां पे गवर्नर को लेकर करेक्ट है, आंसर होगा सभी तीन स्टेटमेंट वाला है। पहला है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सामूहिक उत्तरदायित्व यही इसका मौलिक सिद्धांत है संसदीय प्रणाली का। भारत में मंत्रियों के लिए औपचारिक कानूनी उत्तरदायित्व का अभाव है और उनकी जवाबदेही मुख्य रूप से राजनीतिक है जो संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व में निहित है। करेक्ट भी है, पहले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अर्थ है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अर्थ है कि मंत्रिमंडल के निर्णय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं, भले ही उन्हें कैबिनेट की बैठक में भिन्न मत रखा हो। तो यहां पे जो दूसरा पार्ट है वो भी करेक्ट है और ये सब जो एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यहां पे ए आंसर होगा। 2 और 3 सही भी हैं और सही व्याख्या भी कर रहे हैं, तो यहां पे आंसर जो है वो ए होगा। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। आई थिंक ये तो आपने टीवी में भी देख लिया होगा। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। देखो, जो ओथ है वो किसके द्वारा दिलाई जाएगी? तो ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाई जाती है। ये भी पार्ट यहां पे करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ उपराष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। ये आप जानते हो कि ऐसा नहीं होगा, ये हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाई जाती है। तो पहला और दूसरा तो करेक्ट है, तीसरा यहां पे इनकरेक्ट है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए शपथ के प्रारूप का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में है। ठीक है, तो यहां पे जो ओथ है इन सभी का जिक्र किया गया है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं कि राष्ट्रपति का ओथ क्या है, ठीक है, तो आर्टिकल 60 जो है, आर्टिकल 60 उसमें डायरेक्टली दिया हुआ है राष्ट्रपति का ओथ। तो यहां पे बोला जा रहा है ना कि राष्ट्रपति का 3री अनुसूची में है। इस चीज को ध्यान रखना कि राष्ट्रपति का ओथ जो 3री अनुसूची है, 3री अनुसूची है, ठीक है, उसमें भी मेंशन है, 3rd शेड्यूल में भी मेंशन है और साथ में डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे आप देखोगे जो 3री अनुसूची है, 3री अनुसूची है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि यूनियन मिनिस्टर्स का है, पार्लियामेंट के इलेक्शंस कैंडिडेट का है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है, इन सभी का है।
अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रपति का कहां पे है, तो राष्ट्रपति का जो पार्ट है, राष्ट्रपति का जो पार्ट है वो सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के सदस्यों के लिए, यहां पे दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के लिए दिया हुआ है, मिनिस्टर के लिए दिया हुआ है, बट राष्ट्रपति इवन हाई कोर्ट के लिए दिया हुआ है और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए दिया हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये तीसरे अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसको आप हटा दो, 1 और 2 यहां पे करेक्ट होगा। सरकार की संसदीय प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से निकटता से संबंधित हैं और शक्तियों को साझा करते हैं। अब देखो यहां पे हमारे पास इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में है, तो आपको मालूम है कि भारत में विधायिका और कार्यपालिका काफी नजदीकी से संबंधित है। मालूम है जो सरकार में है वही संसद में लॉ भी बनाते हैं, तो ये काफी नजदीकी से संबंधित है। इस प्रणाली की विशेषता द्वैध कार्यपालिका है, अर्थात राज्य का एक नाम मात्र का प्रमुख और सरकार का एक वास्तविक प्रमुख, ये भी आप जानते हो। इस प्रणाली में मंत्रिमंडल केवल राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है, विधायिका के प्रति नहीं। ये तो आप जानते हो कि गलत है, तो 1 और 2 यहां पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान देश में सरकार की एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत का जो संविधान है वो एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। भारतीय संविधान के तहत एक स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली की स्थापना की गई है। ऑफ कोर्स स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली की स्थापना की गई है। ठीक है, और तीसरा है कि भारतीय संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑफ कोर्स भारत में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, बट ये जो पार्ट है ये फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट आप देखोगे ये तो विपरीत जाएगा। तो तीसरा जो है पहले को स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। जब हम बात करते हैं फेडरल सिस्टम की, तो फेडरल सिस्टम की एक विशेष पहचान होती है कि उसमें एक स्वतंत्र जुडिशियल सिस्टम होता है। जैसे यूएस का भी फेडरल सिस्टम है, तो उसमें एक स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन कर रहा है, बट तीसरा स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरा स्टेटमेंट तो इनफैक्ट इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। बट भारत का, क्योंकि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि फेडरलिज्म भारत का एक मूल संरचना है, इसलिए आप इसको मानकर चलोगे। कथन 2 या 3 में से केवल नहीं, यहां पे होगा कथन 2 और ये बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। अब है हिस्ट्री का। हड़प्पा और मेसोपोटामिया दोनों के लोगों ने हाथियों को पालतू बनाया, लेकिन हड़प्पा वासियों के विपरीत मेसोपोटामिया के लोग चावल की खेती नहीं करते थे। अगर हम भारत में बात करें, हड़प्पा के समय में बात करें, तो यहां पे ये एलिफेंट्स को इस्तेमाल करते थे और राइस को करते थे, बट मेसोपोटामिया में ना तो एलिफेंट था ना ही राइस था, यानी कि मेसोपोटामिया में हाथी का कोई ऐसा जिक्र नहीं है। जहां हड़प्पा वासी मुख्य रूप से घर बनाने के लिए पकी हुई ईंटों का उपयोग करते थे, वहीं मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी के ईंटों पर निर्भर थे और वहां पकी हुई ईंटों के बहुत कम या कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ऐसा नहीं है, मेसोपोटामिया में जो लोग थे वो भी बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे, यानी कि पकी हुई उसका ये भी इस्तेमाल करते थे, तो ये भी गलत है। जहां मंदिर और मंदिर परिषद प्रारंभिक मेसोपोटामिया सभ्यता के सबसे उल्लेखनीय स्थापत्य अवशेष थे, वहीं हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कोई मंदिर या मंदिर परिसर नहीं पाया गया है। तो ये बात आपको मालूम है कि जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहां पे कोई भी अभी तक मंदिर के अवशेष कहीं से भी नहीं मिले हैं। तो ये पार्ट यहां पे करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा गलत है, तो आंसर होगा केवल 1। उत्तर वैदिक काल के बारे में, द पीपल ऑफ दिस पीरियड विटनेस्ड यूज ऑफ आयरन टूल्स। आपको मालूम है जो उत्तर वैदिक काल था उसमें एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ और इसमें आयरन टूल्स का इस्तेमाल किया जाना था। द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैन बेस्ड पॉपुलर असेंबलीज डिटोरिएटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसमें कुल आधारित लोकप्रिय सभाओं के महत्व में कमी आई। जैसे आपको मालूम था सभा समिति ये सभी बैठा करते थे, तो इसमें कमी आई। सभा समिति विधाता ये सभी का जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे कम होता चला गया। तो ये पार्ट यहां पे करेक्ट है। इस काल में गोत्र संस्था का उद्भव हुआ। तो जो गोत्र सिस्टम है जिसमें कॉमन एंसेस्टर वाली बात होती है, वो यहां से स्टार्ट हुआ था।
हिंदू धर्म में जीवन के 4 चरण, जिन्हें आश्रम के रूप में भी जाना जाता है, इस काल के दौरान सुस्थापित हो गए थे। तो ये जो आश्रम जो पार्ट है, बट अगर हम इसकी बात करें, जो 4 स्टेजेस हैं जिसको आश्रम कहा जाता है, वो वैदिक टाइम्स में स्टैब्लिश नहीं हुए थे, हालांकि ये कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता था। अब देखोगे कि जो 4th जो पार्ट है 4 आश्रम में, जो जैसे गृहस्थ आश्रम है, वनप्रस्थ आश्रम है, तो वनप्रस्थ आश्रम जो बाद का जो आश्रम है वो इसमें स्थापित इतना नहीं था। तो 4th ऑप्शन यहां पे गलत है, केवल 3 यहां पे सही होंगे। अब यहां पे पूछा जा रहा है दर्पण। अब देखो यहां पे पूछा जा रहा है, वे 19वीं सदी के पूर्वार्ध में बॉम्बे में पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक सुधार के अग्रदूत थे। उन्होंने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता की कड़ी आलोचना की और लोकप्रिय हिंदी प्रथा में सुधार की मांग की। 1832 में उन्होंने दर्पण समाचार पत्र शुरू किया, जिसने सामाजिक जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें मराठी पत्रकारिता के जनक के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो आप आई थिंक इसी से समझ गए होंगे कि यहाँ पे बाल शास्त्री जांबेकर की बात की जा रही है। दर्पण से ही आप सिंपली यहां पे कनेक्ट कर सकते हो कि जो दर्पण समाचार पत्र है वो बाल शास्त्री जांबेकर से संबंधित है। तो उन्हें मराठी पत्रकारिता के जनक के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। अब यहां पे रिवोल्ट्स और उससे संबंधित लोगों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला अगर स्टेटमेंट की बात करें, पोलीगर विद्रोह, यहां पे हमारे पास है कट्टाबोमन नायन। तो इसमें आप देखोगे वीरापंदिया कट्टाबोमन या कट्टाबोमन नायकन, ये सबसे प्रोमिनेंट लीडर थे जो कि तिरुनेलवेली रीजन में प्रमुख थे। अगर हम अहोम विद्रोह की बात करें तो अहोम विद्रोह 1828 में स्टार्ट हुआ और इसमें आपको गोमधर कोम्बर ये काफी फेमस लीडर थे। अगर हम लोग वाघेरा विद्रोह के स्टार्ट करें तो 1818 से 1820 के बीच में था, बड़ौदा गुजरात में, और इसमें ओखा मंडल, देवी चौधरानी, ये सभी एसोसिएटेड थे। ये बाघेरा राइजिंग की बात करें तो बाघेरा राइजिंग जो है वो स्टार्ट हुआ था गुजरात के रीजन में, जिसमें ओखा मंडल थे। वहीं पे जो देवी चौधरानी है ये आपको संबंधित थी सन्यासी रिवोल्ट जो कि बंगाल में हुआ था। ये संबंधित है सन्यासी रिवोल्ट से जो कि बंगाल में हुआ था, ना कि बाघेरा विद्रोह से। बाघेरा विद्रोह से जो संबंधित है वो है ओखा मंडल। अगर हम पाइका विद्रोह की बात करें तो इसमें आपका जो पार्ट है वो करेक्ट है कि बख्शी जगबंधु विद्याधर जो कि एक फॉर्मर मिलिट्री कमांडर थे खुर्दा किंगडम के, वो इससे जुड़े हुए थे। तो 1, 2 और 4 यहां पे सही है, आंसर होगा सी ऑप्शन। मद्रास महाजन सभा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, पूना सार्वजनिक सभा। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें से कितने ऐसे हैं जिनकी स्थापना इंडियन नेशनल कांग्रेस के आने से पहले हुई थी, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इसमें कौन कौन मतलब पहले कौन कौन स्थापित हो चुके थे, ये यहां पे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसमें 3 ऐसे हैं जो पहले स्थापित हो चुके थे। जैसे कि अगर मद्रास महाजन सभा की बात की जाए तो ये 1884 में ही स्थापित हो चुका था। अगर हम ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करते हैं तो 1866 में हुआ था, 1866 में हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में हुआ था, लेकिन सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ये बाद में बना था 1905 में। तो तीसरा ऑप्शन गलत है। 1885 से पहले में आपको मद्रास महाजन सभा है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है और पूना सार्वजनिक सभा है। कांग्रेस की स्थापना में 1885 में, उसके पहले ये 3 संस्थान हैं जो बने थे। जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है, जिसकी स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के मेंटोर भी जाने जाते हैं, तो उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। तो 1, 2 और 4 यानी कि यहां पे ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। स्वदेश बांधव समिति वेर ऑर्गेनाइज्ड बाय अरबिंदो घोष टू प्रमोट मास मोबिलाइजेशन। पहला पार्ट यहां पे करेक्ट नहीं है। ये जो स्वदेश बांधव समिति है ये स्वदेशी मूवमेंट से संबंधित थे, और अगर हम लोग इसकी बात की जाए तो यहां पे अरबिंदो घोष जो है वो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म से संबंधित थे, और ये जो है वो अश्विनी दत्त के नेतृत्व में ये स्वदेश बांधव समितियां, इन सभी का निर्माण किया गया था। National Council of Education was established in 1906 to develop a system of national education independent of colonial control। तो जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो ये भी बात हुई
कि भारत में स्वदेशी शिक्षा पद्धति को बढ़ावा दिया जाए, भारत में जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जाए। तो इसी के लिए नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना हुई थी 1906 के समय में। तो ये सेकेंड ऑप्शन यहां पे करेक्ट है, स्वदेशी मूवमेंट। अब तीसरा यहां पे पूछा जा रहा है, विटनेस्ड सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्री अक्रॉस मोस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। ये आपको मालूम है कि इनकरेक्ट होगा, ये काफी लिमिटेड रह गया था मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन ठीक है काफी पॉपुलर आंदोलन था, लेकिन ये बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया। इनफैक्ट ये पहला अटेम्प्ट था मास मूवमेंट पे, लेकिन ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद होम रूल लीग मूवमेंट आया, जो इससे कंपेरिजन किया जाए तो उससे ज्यादा सक्सेसफुल था। उसके बाद जब महात्मा गांधी ने मास मोबिलाइजेशन करना स्टार्ट किया, फिर आपको देखने को मिलता है कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये सभी चीजें स्टार्ट हुई। और फिर जाके जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ तो ट्रू फॉर्म में एक मास मोबिलाइजेशन देखने को मिला, जिसमें कंट्री वाइड पार्टिसिपेशन देखने को मिली थी। तो सिर्फ एक यहां पे करेक्ट है। द डिसीजन टू लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज टेकन बाय कांग्रेस वर्किंग कमिटी एट वार्धा। तो ये जो पहला पार्ट है वो करेक्ट है, 1942 में, जुलाई 1942 में ये लिया गया था। और उसके बाद आप देखोगे कि काफी जो कांग्रेस के जो नेता थे उनको उसी समय अरेस्ट भी कर लिया गया, जितने कांग्रेस के नेता थे सभी अरेस्ट भी हो गए। तो ये जो मूवमेंट लॉन्च करना था वो बहुत एनर्जी के साथ लॉन्च करना वो नहीं हो पाया। अब उसके कारण ये लीडरलेस हुआ। अब लीडरलेस हुआ तो ये व्यापक रूप से फैला, अलग अलग लोगों ने कमांड संभाली, और फिर इसका बहुत व्यापक असर बाद में देखने को मिला था। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ द वेबल प्लान। तो सेकेंड पार्ट यहां पे देखना कि वेबल प्लान जो है वो 1945 में आया था, जबकि क्रिप्स मिशन जो पहले आया था 1942 के आसपास में, उसके फेलियर के बाद ये क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। तो वेबल प्लान काफी बाद में आया था। तो ये वाला पार्ट सेकेंड वाला। ड्यूरिंग द मूवमेंट सरोजनी नायडू स्टार्टेड एन अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन। ये आपको मालूम है नहीं, सरोजनी नायडू नहीं, उषा मेहता, ठीक है, इन पे मूवीज भी बनी है। उषा मेहता जो है उन्होंने स्टार्ट किया था। तो 2 और 3 यहां पे इनकरेक्ट है, पहला सिर्फ करेक्ट है। तो आंसर होगा डी ऑप्शन। With reference to Jainism, consider the following statement. Jainism did not recognize the existence of God and laid emphasis on attaining Kaivalya to free one from worldly bonds. जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता नहीं दी और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए केवल कैवल्य प्राप्त करने पर जोर दिया है। तो अगर आप जैन धर्म के बारे में बात करोगे तो जैन धर्म ने गॉड की एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया है, बट उसको जीना से नीचे प्लेस किया कि जीना सबसे ऊपर है, उसके नीचे गॉड है। Jainism condemns the requirement of Vedic ritual for acquiring liberation. ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि जो दूसरा स्टेटमेंट है, अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो वो करेक्ट, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो कहता है कि जैनिज्म इसको कंडेम करता है। जैनिज्म जो है वह इसको कंडेम करता है। तो बेसिकली जैनिज्म वर्ल्डली बॉन्ड से फ्रीडम पे आश्रित है, या ऑफ कोर्स वैदिक रिचुअल्स और बाकी चीजों को कंडेम करता है। तो दूसरा ऑप्शन यहां पे करेक्ट है, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। आंसर होगा बी ऑप्शन। शेर शाह डिफीटेड हुमायूं इन बैटल ऑफ कन्नौज। तो आपको मालूम है कि जो हुमायूं है उसको हुमायूं को 1540 के बैटल ऑफ कन्नौज में, जिसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है, वहां पे शेर शाह सूरी के द्वारा हराया गया था। और शेर शाह सूरी के हराए जाने के बाद जो मुगल सल्तनत थी, उसके हुमायूं वो उस मुगल सल्तनत को छोड़कर चले गए थे। तो उस समय शेर शाह सूरी का ब्रीफ पीरियड के लिए कंट्रोल था, बाद में वापसी होती है, बाद में हुमायूं की वापसी हुई। मलिक मोहम्मद जायसी कंप्लीटेड पद्मावत ड्यूरिंग शेर शाह रेज। ठीक है, तो अगर आप देखोगे दूसरा पार्ट जो है वो करेक्ट है। एक सूफी पोएट थे जिन्होंने पद्मावत कार्य जो है उसको पूरा किया। ठीक है, तो 1540 के आसपास में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पूरा किया गया था। ये दोनों भी सही है। तारीखे शेर शाही अब्बास खां सरवानी द्वारा लिखी गई थी, तो ये भी पार्ट करेक्ट है। ये शेर शाह सूरी के लाइफ के बारे में है, तो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, मिलिट्री अचीवमेंट थे, पर्सनल लाइफ थे, उनके बारे में ये सारी डिटेल है। तारीखे शेर शाही अब्बास खां सरवानी के द्वारा लिखी गई है। तो सभी 3 यहां पे करेक्ट है।
देवी लक्ष्मी की छवि सबसे पहले गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर दिखाई दी थी? नहीं, जो कनिष्क थे, जो कुषाण थे, कुषाण जो लीडर थे, उनके द्वारा सबसे पहले 3rd सेंचुरी के आसपास में गॉडेस लक्ष्मी उनके क्वाइन पर दिखाई देती हैं। तो पहला ऑप्शन यहां पे गलत है। समुद्रगुप्त ने अशोक की शांति और अहिंसा की नीति को अपनाया और मुख्य रूप से सांस्कृतिक विजय के माध्यम से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया? नहीं, समुद्रगुप्त के आपके बारे में मालूम है कि उन्होंने जो गुप्ता एम्पायर को मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के माध्यम से आगे बढ़ाया, ना कि शांति, समझौता, इन सभी चीजों से। तो समुद्रगुप्त ने जो अशोक की पॉलिसी थी, जस्ट उसके विपरीत जाके काम करना स्टार्ट किया था। तो दूसरा ऑप्शन भी यहां पे गलत है, आंसर होगा डी ऑप्शन। अब ये दिल्ली दरबार को लेकर है, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था अलग अलग समय पे। तो यहां पे आप देखोगे, पहला दिल्ली दरबार 1877 में था, जिस समय लॉर्ड लिटन मौजूद थे। दूसरा दिल्ली दरबार अगर बात की जाए तो यह ऑर्गेनाइज किया गया था 1903 में, और इस समय लॉर्ड कर्जन जो है वो मौजूद थे। लॉर्ड कर्जन ही विभाजन के समय भी मौजूद थे। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग की बात की जाए तो वो दिल्ली दरबार ऑफ 1911 के समय, जो तीसरा दिल्ली दरबार हुआ, उस समय लॉर्ड हार्डिंग मौजूद थे। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, सिर्फ पहला ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। तो लॉर्ड हार्डिंग और दूसरे दिल्ली दरबार में लॉर्ड कर्जन। विजयनगर एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में आमरम शब्द का क्या मतलब है? यह बेसिकली लैंड ग्रांट्स, ठीक है, वेतन के बदले सैन्य अधिकारियों को प्रदान की गई भूमि। तो ये जो पार्ट था, जो लैंड ग्रांट्स दिया जाता था कि मिलिट्री ऑफिसर्स को सैलरी के बदले जमीन दी जाती थी, भूमि का अनुदान दिया जाता था, उसे कहते हैं अमारम या अमरम। यह मुख्य रूप से भारत के पूर्वी क्षेत्रों में प्रदर्शित किया जाता है। इस नृत्य शैली के विषय रामायण और महाभारत के महाकाव्यों से है। यह संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्यों में से एक नहीं है। यहां नहीं है लिखा हुआ है। यह केवल पुरुष नर्तकों द्वारा संरक्षित था, लेकिन अब इसमें महिलाएं भी भाग लेती हैं। तो देखो, अब यहां पे आपको बताना है कि ये कौन सा डांस फॉर्म है। अब देखोगे ज्यादातर तो इसमें ईस्टर्न के पार्ट के ही है, तो इसको फाइंड आउट करना आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। बट ये छाऊ डांस है। छाऊ डांस जो है, अब देखो यहां पे एक चीज जो है जिसको आप यहां पे हटा सकते हो, मणिपुरी की अगर हम लोग बात करें तो एक क्लासिकल डांस है, तो ये नहीं होगा। ओडिशी भी क्लासिकल डांस है, ये नहीं होगा। तो आपके पास बिहू और छऊ बचता है कि बिहू और छऊ में से आपको चुनना है। तो अगर हम लोग छऊ की बात करें तो एक एंशियंट डांस फॉर्म है जो ओडिया में पाइका वॉरियर्स के द्वारा किया जाता था। पहले ये सिर्फ पुरुष नर्तकों द्वारा था, लेकिन अब इसमें महिलाएं भी भाग लेती हैं। ये शास्त्रीय संगीत भी नहीं है, तो छऊ बेसिकली यहां पे करेक्ट आंसर है। ठीक है। बिहू भी लोकल डांस है, बट यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है छऊ। वुड्स डिस्पैच, इसने प्राथमिक के साथ साथ उच्च स्तर की शिक्षा के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी पर जोर दिया। अगर हम वुड्स डिस्पैच की बात करें तो इसमें सबसे पहला पार्ट यह है कि प्राइमरी एजुकेशन के इसने बोला कि वर्नाकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि जो नॉर्मल नेटिव लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल किया जाए। It introduced grant in aid as a system of financial assistance for educational institutions in India. तो दूसरा ऑप्शन यहां सही है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज के हिसाब से जो ग्रांट इन एड का सिस्टम है वो यहां से चालू हुआ था। तो जो यूनिवर्सिटीज है उसको अनुदान दिया जाएगा, वो यहीं से चालू हुआ था। इट इंट्रोड्यूस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ स्कॉलरशिप, तो यहां पे लोअर स्कूल और हायर स्कूल को कनेक्ट करने के लिए एक स्कॉलरशिप की योजना भी यहां पे शुरुआत की गई थी। तो 2 और 3 यहां पे करेक्ट है, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है, आंसर होगा बी ऑप्शन। संस्कृत कॉलेज एट बनारस, अगर संस्कृत कॉलेज और बनारस की बात की जाए तो जोनाथन डंकन, जिन्होंने 1788 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय संस्कृत कॉलेज एट बनारस की स्थापना की थी। तो इसमें कृष्णदास जी गुरुवाले, इनका योगदान नहीं था, यह जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। अगर कलकत्ता मदरसा की बात की जाए तो वॉरेन हास्टिंग्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1781 में, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी 1866 में। तो पहला ऑप्शन यहां पे सिर्फ गलत है, बाकी दोनों ऑप्शन यहां पे करेक्ट है।
हाल में ही सब उचित ब्याज या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ये न्यूज में देखा गया था, किस कॉन्टेक्स्ट में? तो बेसिकली जो बैंकों में स्वामित्व को परिभाषित करने वाली जो मौद्रिक सीमा है, जो मॉनेटरी थ्रेशोल्ड है, जो मॉनेटरी थ्रेशोल्ड है उसको लेकर कहा जाता है। ठीक है, तो इसको रिवाइज किया गया है फ्रॉम 5 लाख टू 2 करोड़। ठीक है, तो ये 1968 से जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था उसको 5 लाख पे रखा गया था, तो अब इसको चेंज करके 2 करोड़ किया गया है। तो ऑनरशिप के इन्फ्लुएंस को तय करने के लिए कि किसका ऑनरशिप है बैंक में, उसको तय करने के लिए इसके लिमिट को बढ़ाया गया है। तो बैंकों में स्वामित्व को परिभाषित करने वाली मौद्रिक सीमा जीएसटी 2.0। ठीक है, अब यहां पे पहला क्वेश्चन है कि जीएसटी 2.0 में सिर्फ 2 स्लैब्स हैं। तो सिर्फ 2 स्लैब्स नहीं है, इसमें अलग अलग स्लैब्स हैं। 40% वाला भी स्लैब है, इवन गोल्ड और बाकी के लिए तो अलग स्लैब्स भी हैं, तो एक 40% वाला भी है। तो ओनली नहीं है, मेनली है। जीएसटी रिफॉर्म्स हैव कट टैक्सेस ऑन हाउसहोल्ड एसेंशियल्स टू बूस्ट अफोर्डेबिलिटी। तो ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, आवश्यक वस्तुओं पर करों में कटौती की है। टू व्हीलर्स आर नाउ एडेड टू 18% टैक्स स्लैब। तो अगर आप देखोगे कि मौजूदा समय में जो टू व्हीलर्स हैं, उसको अब 18% टैक्स स्लैब में डाल दिया गया है। ठीक है, तो टू व्हीलर्स, स्मॉल कार्स, इन सभी को अब 18% के टैक्स स्लैब में डाला गया है। तो ये ऑप्शन भी सही है, तो 2 और 3 यहां पे करेक्ट होंगे, पहला ऑप्शन यहां पे गलत है। अब यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर है और कहां पे सिचुएटेड है। पहला है अटल टनल, जो कि पीर पंजल रेंज में है। कार्डमम हिल्स तो साउथ में है, तो लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अवर 10,000 फीट, ये करेक्ट है, बट ये पीर पंजल रेंज में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, अगर इसकी बात की जाए तो ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये ट्विन ट्यूब है जो उधमपुर और रामवन को कनेक्ट करता है। ये उधमपुर और रामवन को कनेक्ट करने वाला ट्विन टनल है। तो ये यहां पे जो सेकंड पार्ट है वो भी हमारा इनकरेक्ट है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो ये उधमपुर और रामबन को कनेक्ट करने वाला ट्विन ट्यूब ऑल वेदर रोड टनल है, और ये आपका मैकाल रेंज में मौजूद है। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, उधमपुर को और रामबन को कनेक्ट करता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर हिमालयाज में है, ना कि मैकाल रेंज आपका सेंट्रल इंडिया में है। तो ये भी ऑप्शन यहां पे गलत हो गया। ठीक है, सेला टनल की बात की जाए तो पीर पंजल रेंज में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये तीनों ही ऑप्शन यहां पे गलत है, आंसर होगा डी। सेला टनल से रिलेटेड एक नया स्पीसीज भी आया है, सेला मकेक करके एक नया स्पीसीज भी है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टनल है। अगला देखा जाए भुगतान संतुलन से लेकर है, इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इनवर्ड रेमिटेंस इज द सब कैटेगरी ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये तो आप देखकर ही बता सकते हो कि कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, ये यूनिलैटरल ट्रांसफर में आता है, ये करंट अकाउंट का पार्ट है, ना कि कैपिटल अकाउंट का। तो रेमिटेंस कभी भी कैपिटल अकाउंट में नहीं आता। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कंट्रीज कैपिटल अकाउंट एंड इज एंटर्ड एज डेबिट इन द डबल एंट्री सिस्टम फॉर अकाउंटिंग फॉर विच द कंट्री विच इज बोरोइंग। तो ये डेबिट, ये जो पार्ट है ये क्रेडिट में एंट्री होगा, ना कि डेबिट में एंट्री होगा। डेबिट में तो तब होगा ना जब हम खर्च करते हैं, क्रेडिट में एंट्री होगा, ये भी गलत है। एफडीआई इज अ पार्ट ऑफ कंट्रीज कैपिटल अकाउंट, तो ये पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है कि एफडीआई जो है वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो पहला और दूसरा गलत है, सिर्फ तीसरा यहां पे सही है, तो आंसर होगा ए। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर पार्ट ऑफ आरबीआई स्टेरलाइजेशन पॉलिसी। ठीक है, अगर हम स्टेरलाइजेशन पॉलिसी की बात करें तो जो फॉरेन कैपिटल इनफ्लो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टेरलाइजेशन पॉलिसी की जाती है। जो फॉरेन कैपिटल आया उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टेरलाइजेशन प्रोसेस है, और उसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। तो एक्सटर्नल शॉक से बचाने में एक प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, तो दूसरा भी सही और पहले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन हो गया कि ओपन मार्केट ऑपरेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी अगेंस्ट एडवर्स एक्सटर्नल शॉक। नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनीज।
तो पहले की अगर बात की जाए तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, ना कि शॉर्ट टर्म। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, ना कि शॉर्ट टर्म, तो पहला ऑप्शन गलत है। एनसीडी कैन कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो एनसीडी की बात की जाए तो ये कोई कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं देते, ये इसकी सबसे खास बात है। ये कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं देते, तो ये इसकी सबसे खास बात है। नॉन कन्वर्टिबल है, लिखा ही नाम है, तो नॉन कन्वर्टिबल है। दूसरा सही है, पहला यहां पे इनकरेक्ट है। जब भारतीय विदेशी सामान खरीदते हैं तो आय का चक्रीय प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में समग्र मांग बढ़ जाती है। अब आप खुद सोचकर देखो कि जब हम बाहर से सामान खरीदते हैं तो ये हमारे इनकम से तो बाहर चला जाएगा, हमारे देश से बाहर चला जाएगा, तो हमारी मांग कैसे बढ़ेगी? ये तो गलत होगा। जब भारत से निर्यात बढ़ता है तो आय का चक्रीय प्रवाह कम हो जाता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में समग्र मांग घट जाती है। तो ऐसा नहीं है, जब भारत से निर्यात बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है भारत में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मांग जो है वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो दोनों जस्ट उल्टा दिया हुआ है। अगर हम भारत से बाहर निर्यात करते हैं तो हमारे पास पैसा आया तो मांग बढ़ेगा। अगर हम आयात करते हैं तो भारत से पैसा बाहर गया, भारत से पैसा बाहर गया तो हमारी मांग जो है वो कम हो जाती है। ऋण लेने की नई व्यवस्था एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा है। अगर ये फैसिलिटी की बात की जाए, अगर हम इस फैसिलिटी की बात करते हैं तो देखो ये जो व्यवस्था है ये अरेंज की गई है। ठीक है, यहां पे बोली गई कि न्यू अरेंजमेंट, ये हमारा इससे संबंधित नहीं है, ये आईएमएफ से संबंधित है। तो एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तहत है, तो जिसकी मदद से एडिशनल फंड लिया जा सकता है। तो ये आईएमएफ की सुविधा है, ना कि इसकी। नैब तंत्र विकासशील देशों को अतिरिक्त फंड प्रदान करता है, ये पार्ट यहां पे सही है, बट ये हमारा आईएमएफ की व्यवस्था है, ना कि इसकी। तो कथन 2 सही है, पहला गलत है। भारत में जूट की खेती को लेकर यहां पे क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है जूट एक पूर्णतः जैव अपघटनीय तेजी से वृद्धि करने वाला पौधा है जिसमें कार्बन अवशोषण की उच्च क्षमता होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 100 दिनों में ये 15 टन से अधिक कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। जूट एक खरीफ फसल है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो जूट में बस 50 सेंटीमीटर के पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, और इसमें ऐसा नहीं कि जल भराव की चाहिए, इसमें बस 50 सेंटीमीटर तक बारिश चाहिए, 50 सेंटीमीटर तक बस उसको पानी चाहिए, ना कि जल भराव चाहिए। राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय मुर्शिदाबाद में स्थित है। तो नहीं, ये जो है वो कोलकाता में स्थित है, ना कि मुर्शिदाबाद में। तो पहला सिर्फ सही है, बाकी दोनों यहां पे गलत है। सेबी के बारे में है, सेबी इज मैंडेटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, बिल्कुल करेक्ट है। सेबी हैज द पावर टू प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग एंड फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस इन सिक्योरिटीज। ऑफ कोर्स प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब लोग खुद से मान ले कि देखो स्टॉक के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तुम खरीद लो, या कुछ ऐसा होने वाला है वो तुम पहले से खरीद लो, तो कंपनी के आपस के लोग हैं स्टॉक खरीद के रख ले, तो इन सभी को रोकने की कोशिश करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ऑफकोर्स सेबी का ये काम है। सेबी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी इन 1988। तो आपको मालूम है सेबी को एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में बनाया गया था, बट बाद में 1992 में इसको एक स्टैच्यूटरी बॉडी के तहत बनाया गया। तो स्टार्टिंग में 1988 में ये नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी था, एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया गया, बट बाद में इसको पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बनाया गया। तो ये अब के समय में स्टैच्यूटरी है, पर स्टार्टिंग में ये नॉन स्टैच्यूटरी था। 1, 2 और 3 सभी 3 सही है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, इसके तहत ये पहला पार्ट है। ठीक है, कि एनबीएस योजना के तहत उर्वरकों के लिए सब्सिडी उर्वरक की कीमत से जुड़ी होती है, ना कि पोषक तत्व सामग्री से। अब आपको मालूम ही है कि ये पोषक तत्व सामग्री से जुड़ी होगी, ना कि कीमत से जुड़ी होगी, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। इस योजना का उद्देश्य संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना
और एकल पोषक तत्व पर अत्यधिक निर्भरता के कारण होने वाले मिट्टी के पोषक तत्वों के असंतुलन को कम करना है, जो कि बिल्कुल यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट भी है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी व्यय को नियंत्रित करने के लिए द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग करने से हतोत्साहित किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं, ये आप देखकर ही समझ सकते हो, ये इंकरेज करेगा कि सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट को इस्तेमाल करो, ना कि सिर्फ एक एनपीके का इस्तेमाल करो। तो ये गलत हो गया। भारत सरकार द्वारा उर्वरकों को किफायती बनाने और उनके कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एनबीएस योजना की शुरुआत की गई है। तो चौथा स्टेटमेंट तो ऑफकोर्स यहां पे करेक्ट है। तो ये चारों स्टेटमेंट में 2 सही है, 2 गलत है। आंसर होगा बी ऑप्शन। डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन में इसमें से कौन कौन सा हिस्सा है? डिजिटल एग्रीकल्चरल सिस्टम का इसमें से कौन कौन सा हिस्सा है? ठीक है, तो अगर आप देखोगे एग्रीस्टैक इसका हिस्सा है, बिल्कुल। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली भी है, मृदा उर्वरता अध्ययन भी है, ई नैम भी है। प्रोफाइल मैप की अगर बात की जाए, ठीक है, सॉरी, ई नैम की अगर हम लोग बात करते हैं, ई नैम की बात करते हैं, तो ये इसका एग्रीस्टैक का हिस्सा नहीं है, मींस ये डिजिटल एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है। प्रोफाइल मानचित्र जो है वो इसका हिस्सा है। तो ई नैम को अगर हटा दिया जाए तो बाकी 4 डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का हिस्सा है। एग्रीस्टैक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, सॉइल फर्टिलिटी स्टडी और उसी के हिसाब से प्रोफाइल मैप को तैयार करना। अब आते हैं अगले पार्ट पे। पहला स्टेटमेंट है कि एमएसएमई सेक्टर के द्वारा अखिल भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन का 1/3 से अधिक का योगदान होता है। तो लगभग 35% के आसपास में योगदान होता है, तो इसलिए करेक्ट है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना घरेलू और विदेशी एमएसएमई को एक मुश्त वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। आपको मालूम है ये इंडियन सिस्टम्स के लिए होगा, ठीक है। अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये परफॉर्मेंस लिंक्ड है, ना कि वन टाइम है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पहली बात तो यह है कि ये एक मुश्त नहीं प्रदान करेगी, परफॉर्मेंस के आधार पर प्रदान करेगी। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। आंसर होगा सी ऑप्शन। टर्म मनी, नोटिस मनी और कॉल मनी इसको लेकर है। टर्म मनी का मतलब होता है जो 14 दिन से कम के लिए हो, 14 दिन से कम के लिए हो, उसको हम लोग बोलते हैं टर्म मनी, उसको टर्म मनी बोलते हैं। नोटिस मनी जो है, नोटिस मनी की बात की जाए तो ऐसा फंड जो ट्रांजेक्ट किया गया है फॉर अ पीरियड स्पॉनिंग मोर देन 1 डे बट अप टू 14 डेज। तो नोटिस मनी का जो पार्ट है वो यहां पे करेक्ट है। टर्म मनी जो है वो 14 दिनों से कम के लिए है, ना कि 1 दिन। और तीसरा अगर बात करें कॉल मनी, तो कॉल मनी होता है ओवरनाइट के लिए। तो कॉल मनी में आप देखोगे कि 1 दिन के लिए जो धन उधार लेना या देना है वो आता है, और टर्म मनी होती है 14 दिन से अधिक की अवधि के लिए धन उधार लेना या देना, नहीं 14 दिन से कम की अवधि के लिए, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग। तो ये इसका एग्जैक्ट नहीं है, टर्म मनी का एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। टर्म मनी की अगर बात करें तो टर्म मनी का यहां पे मतलब होता है कि सॉरी, हाँ, 14 दिन से अधिक के लिए इसको मान सकते हो, 14 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए धन उधार लेना या देना, ये टर्म मनी में आएगा। और कॉल मनी में आएगा 1 दिन का। नोटिस मनी का ये पार्ट जो है वो सिर्फ करेक्ट है, तो आंसर होगा केवल 1। सब स्टैंडर्ड एसेट, लॉस एसेट और डाउटफुल एसेट, ये एनपीए के संदर्भ में है, ठीक है। अगर एनपीए के संदर्भ में यहां पे बात करें तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। सब स्टैंडर्ड एसेट वो होता है जो नहीं, यहां पे आप देखोगे कि अगर हम बात करें, अगर 12 महीने से अधिक 12 महीने से अधिक 12 महीने से अधिक तक अगर वो प्रॉपर्टी को ट्रैक नहीं किया जा सकता है, तब फिर हम उसे डाउटफुल एसेट के रूप में जानते हैं। 12 महीने के आसपास में अगर वो रहे, ठीक है। सब स्टैंडर्ड जो है पहला स्टेज है, और सब स्टैंडर्ड पहला स्टेज है। यहां पे लिखा हुआ है सब स्टैंडर्ड में कि ऐसी संपत्ति जो 12 महीने से अधिक की अवधि तक गैर निष्पादित रही हो, यह सब स्टैंडर्ड नहीं होगा, ये डाउटफुल में चला जाएगा। और जो संपत्ति 12 महीने तक की अवधि के लिए गैर निष्पादित रही हो, यह आएगा सब स्टैंडर्ड में। तो इसका जो पार्ट है वो यहां पे आएगा, और संदिग्ध संपत्ति यहां पे आएगा।
लॉस्ट एसेट की बात करें, लॉस्ट एसेट का मतलब है कि जिसको अनकलेक्टेबल है लेकिन इसको टोटली रिटर्न ऑफ नहीं किया जाता, ठीक है, इसको टोटली राइट ऑफ नहीं किया जाता, ये लॉस एसेट है, मतलब ये अनकलेक्टेबल है बट इसको टोटली राइट ऑफ नहीं किया जाता, मतलब उम्मीद है, थोड़ी बहुत उम्मीद है पर टोटली राइट ऑफ नहीं किया गया है, अनकलेक्टेबल है बट इसको टोटली हटाया नहीं गया है। तो तीनों ही ऑप्शन यहां पे इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर होगा डी ऑप्शन। तो ये आपका टोटल पार्ट था टेस्ट नंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक का। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।